नमस्कार दोस्तों। द टीचर शो के स्पेशल एपिसोड गोल्डन जुबली एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम टीचर शो के 50वें एपिसोड में आपसे नमस्कार रूबरू हैं दोस्तों, टीचर शो के और स्पेशल हमारे साथ इस शो में एक खास मेहमान हैं श्री सुरेश शर्मा जी, प्रोफेसर सुरेश शर्मा जी, जो इस वक्त राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली के निदेशक हैं और साथ ही वहाँ का जो रंगमंडल है, रेपर्टरी है, उसके भी प्रमुख हैं। और आपको बहुत ही विशद अनुभव है रंगमंच का और उसके साथ साथ शिक्षा का भी। पूरे देश भर में शायद ही कोई जगह हो, विदेशों में भी आपके शो जो हैं रेपर्टरी के, और आपके खुद का जो हिमाचल प्रदेश में आपकी एकेडमी है थिएटर को लेकर के, जो ट्रेनिंग वहाँ पर दी जाती है, तो बहुत ही आप अनुभवी व्यक्ति हैं और हमारा सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि आज आप हमारे साथ इस शो में लाइव जुड़े हैं। हम स्वागत करेंगे हमारे आज के अतिथि श्री सुरेश शर्मा जी का, प्रोफेसर शर्मा जी का। साथ में रोज की तरह हमारे स्वागत साथ स्वागत। दिल्ली से जुड़े हैं श्री गिरीश चंद्र जोशी जी, पूर्व निदेशक सीसीआरटी, और श्री मुकेश प्रसाद बोगड़ा जी हमारे साथ हैं आज भी वहाँ से ऋषिकेश से। और साथ में हमारे साथ हेमंत बिज सर हैं, जो पहले दिन हमारे साथ थे, आज फिर हमारे साथ जुड़े हैं। वो भी कुछ बातचीत रखेंगे अपनी, हमारे आज के अतिथि महोदय। तो सबसे पहले सर शर्मा सर, मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा अपने शो में और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इस शो में आए। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद धन्यवाद आप सभी लोगों का, आपका भट्ट साहब, आपका, बहुगुणा जी का, आदरणीय जोशी जी का, आप सभी लोगों का बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हम आपके प्रति आभारी हैं सर। क्या मैं शुरू करूं क्या? जी सर, जी सर। नहीं, भट्ट जी कुछ कहना। अच्छा, हाँ भट्टी। हाँ जी सर, मैं आपसे सर आपका स्वागत दोबारा करने के साथ सर मैं चाहूंगा कि आप हमारे जो शिक्षक पूरे देश के शो को देख रहे हैं सर, आपसे, चूंकि हमारी जैसी चर्चा हुई थी, आज का हमारा मूल विषय शिक्षा और रंगमंच पर रहेगा, उसके अलावा हम नई एजुकेशन पॉलिसी पर भी आपका मार्गदर्शन लेंगे। तो मैं कहूँगा सर सबसे सर एक आप दोनों तरह के, मैं आप एक टीचर के रोल में भी हैं, रंगकर्मी के रोल में भी हैं, तो शिक्षा और रंगमंच का सर आपस में क्या रिश्ता, क्या अंतर संबंध है सर, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को, हमारे देश के शिक्षकों को सर बताइएगा। धन्यवाद। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ और आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आप सभी लोग अपने परिवार के साथ हैं। और ये जो वैश्विक महामारी का ये जो दौर है, इसने शिक्षा का एक नया माध्यम हम लोग के लिए सामने प्रस्तुत किया है, जो कि बहुत ही चुनौतीपूर्ण भी है। और कभी भी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि आज अगर बेसिक हम बात करें शिक्षा से लेकर के और हायर एजुकेशन तक की बात करें, कि ये कभी ऐसा दौर आएगा कि हम प्रत्यक्ष रूप से ना आमने सामने बैठ करके हम एक वर्चुअल ट्रेनिंग की बात करेंगे, वर्चुअल एजुकेशन की बात करेंगे। खैर चलिए, इस चुनौती को हम सब लोगों ने स्वीकार किया है और वक्त के साथ अपने अपने को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और उसी में प्रयासरत हैं हम सभी लोग। और इसमें बहुत नई जो टेक्नोलॉजी आई है वो तो ठीक ही है, लेकिन जो हमारे अपने बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनको, और कुछ इस तरह के अगर हम छात्रों की बात करें जो कि बहुत ही निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं या निम्न परिवार से आते हैं, उनके लिए जरूर ये आज का वक्त जो है बहुत ही संगीन है, बहुत ही टफ दौर है, क्योंकि सबके पास जो कहा जाए कि एंड्रॉयड फोन और इस तरह के फोन नहीं है। कितना कंप्रोमाइज पेरेंट्स कर रहे हैं, वो अपने काम पे जाते हैं, अपने फोन बच्चों को छोड़ के जाते हैं कि ठीक है भाई, तुम होमवर्क करना और तुम्हारा जो भी है इस तरह की चीजें जो भी आजकल क्लास चल रही हैं, तुम उसको अपने इस फोन के माध्यम से तुम इसको करो। खैर ये एक दौर है, हम बदलते दौर के में अपने को बदल रहे हैं, बदलने का प्रयास है। जहाँ तक कि आज का विषय है कि रंगमंच का शिक्षा में उपयोग और रंगमंच और शिक्षा का आपस में क्या तालमेल है और क्या आपस में एक दूसरे का रिश्ता है। देखिए, अगर हम आदिकाल से चलें, अगर हम अपने पुराने समय से देखें, जब से ये सृष्टि बनी है तब से अगर हम देखा जाए, तो जब हमारे पास शब्द नहीं थे, हम उस तरह से कहा जाए कि हम कबीलों में रहा करते थे, अगर हम
स्टोन एज की बात करें, पाषाण काल की बात करें, तब से जो है शिक्षा के क्षेत्र में रंगमंच का योगदान रहा है। और रंगमंच जो है वो शिक्षा करने के लिए बहुत बड़ा साधन रहा। देखिए, जब हमारे पास आवाज नहीं थी, सिर्फ साउंड हुआ करता था, शब्द नहीं थे, हम शिक्षित नहीं थे, हम अपनी किसी भी बात को लोगों तक की पहुंचाने के लिए एक, जिसको आज हम अभिनय कहते हैं, या हम जो साउंड है या जो मूवमेंट है, जो शारीरिक हमारी गतिविधियां हैं, उसके माध्यम से हम अपनी अभिव्यक्ति करते थे, या जो बात हम कहना चाहते थे वो लोगों तक की हम पहुंचाते थे। धीरे धीरे हम शिक्षित होते चले गए, शब्द होते चले गए, और भाषा का विकास हुआ, भाषा हमारे सामने आई, और फिर हम आज के युग में प्रवेश कर गए। बहुत ही मैं संक्षिप्त में बात करता हूँ। जब हम आज इस दौर में पहुंचे हैं और आज लोगों को ये लगने लगा है कि रंगमंच का शिक्षा में हम उपयोग कर सकते हैं, या शिक्षा में रंगमंच का क्या उपयोग हो सकता है, तो हम जिस चीज को आज तलाश रहे हैं, ये चीज बहुत पहले से हमारे जीवन काल में रची बसी हुई है। आप ये देखिए कि आज अगर हम सिर्फ बात करते हैं रंगमंच की, अगर बात करते हैं तो रंगमंच सिर्फ नाटक करने को नहीं कहते हैं। अगर बच्चा या कोई व्यक्ति स्टेज पे आए और वो डायलॉग बोले, अभिनय करे, नाटक करे, तो ही उसका नहीं। रंगमंच का हमारे सामाजिक जीवन में बहुत ज्यादा कहा जाए उपयोग है। हम टोटल पर्सनालिटी के डेवलपमेंट की बात करते हैं, व्यक्तित्व के निखारने की बात करते हैं। और जहां तक की बात रही शिक्षा में रंगमंच और रंगमंच का उपयोग शिक्षा में, तो अगर हम अपने कहा जाए बाल काल में जाएं, हम जब बच्चे थे, तो आप देखिए हमें चीजों को समझाने के लिए नानी और दादी, जो घर का बुजुर्ग होता था, माता पिता होते थे, तो हमें कहानी के माध्यम से शिक्षित किया करते, और वो कितना सरल और सरल विधा हुआ करती थी। जो बात बड़ी जटिलता के साथ अगर हम पढ़ने से वैसे ही उस दौर में करवाते थे, और बहुत ही सरलता के साथ हमें शिक्षित किया जाता था कहानियों के माध्यम से। और उस कहानियों के माध्यम में जब होते थे, आप जब रात में अगर वो दौर याद करें, अपना दौर याद करें, आप बहुत ही भौतिकतावादी जी रहे हैं, मॉडर्न समाज में आ गए हैं, तब हम ये बात कर रहे हैं कि भाई शिक्षा में रंगमंच का उपयोग क्या हो सकता है। लेकिन अगर हम पिछले समय को याद करें, हम अपने समय को याद करें, तो जब हम सोया करते थे, सोने से पहले दादी, नानी या माता पिता जो भी होता था, घर का जो बुजुर्ग होता था, या बड़ा भाई होता था, बड़ी बहन होती थी, तो वो हमें कहानी सुनाती थी। और कहानी सुनाते सुनाते वो अपनी आवाजें भी बदला करती थी या बदला करते थे, और चरित्र का निर्वाह करते थे। कहानी सुनाने अलग अलग चरित्रों के लिए अलग अलग वो आवाजों का इस्तेमाल करते थे, अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल करते थे, अलग अलग ध्वनियों का इस्तेमाल करते थे। तो अगर हम देखें कि शिक्षा में रंगमंच का क्या उपयोग, या रंगमंच का उपयोग हम शिक्षा में कैसे कर सकते हैं, ये एक आज की तारीख में इसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। लेकिन ये आज की बात नहीं है, ये बात उस दौर जब इंसान सभ्य हुआ है से लेकर के आज तक किया है। लेकिन आज हम जब भौतिकतावादी युग में आ चुके हैं, हमारी ज्वाइंट जो फैमिली की जो सिस्टम रहा है वो ब्रेक हुआ है, हम इकाइयों में तब्दील हो गए हैं, छोटे छोटे परिवारों में तब्दील हो चुके हैं, तो आज ये समस्या पैदा हुई है। और आज हम इस बात पे विशेष बल दे रहे हैं कि भाई शिक्षा में रंगमंच का कैसे प्रयोग किया जा सकता है, या कैसे प्रयोग होता है। बहुत ही सरल ये बात है, और जितने सरलीकरण के द्वारा हम अपने बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं रंगमंच के माध्यम से, थिएटर के माध्यम से, मुझे लगता है कि इससे सरल कोई और उपाय नहीं हो सकता है शिक्षा को। और एक इंटरेस्ट बच्चों को, जो अगर हम कुछ विषयों की बात करें, गणित की बात करें, साइंस की बात करें, साइंस के अलग अलग उसमें केमिस्ट्री की बात करें, फिजिक्स की बात करें, इंग्लिश की बात करें, जो इस तरह के विषय हैं, जो जटिल विषय जिनको कहते हैं, रंगमंच ने उसको बहुत सरल बना दिया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा एक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का अपना एक सेंटर है त्रिपुरा में, अगरतला में। वो सिर्फ और यही काम कर रहा है
जो टीचर्स ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं कि हम भविष्य के टीचर्स को ट्रेंड वहां पे कर रहे हैं, जो कि थिएटर इन एजुकेशन में इसका जो है किस तरह से उपयोग कर सकते हैं और किस तरह से पढ़ा सकते हैं। पूरा का पूरा सेंटर जो है इसी को डेडिकेट किया गया है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ यही काम चल रहा है, वहां पे ऐसे टीचर्स को ट्रेंड करें, या ऐसे जो आज की युवा पीढ़ी है जो जा करके विद्यालयों में जा करके जहाँ अपॉइंट हो, जहाँ वो काम करें, चाहे बेसिस पे हो चाहे बेसिस पे हो, किस तरह से शिक्षा को बहुत सरल और उपयोगी बनाया जा सकता है रंगमंच के माध्यम से। जो आज बच्चे डरते हैं, कतराते हैं पढ़ने से, उनको खेल खेल में हम किस तरह से जटिल विषय को उन तक की पहुंचा सकते हैं। आप देखिए कि अगर हम शेक्सपियर की बात करें, आज शेक्सपियर 8वीं में 10वीं में ये सब के सब जो है सिलेबस में है, उनकी कोई ना कोई काम या कोई ना कोई नाटक या स्टोरीज या ये सारी चीजें होती हैं। अगर उसको हम पढ़ाने बैठते हैं तो बहुत ही सूखा सा विषय हो जाता है, बहुत ही नीरस चीजें होता है। बच्चे जब हम प्ले पढ़ रहे होते हैं या कहानी पढ़ रहे होते हैं तो ऊँगते, या कविता पढ़ रहे होते हैं तो बच्चे ऊँगते हैं। वो पास होने के लिए फिर जो है थोड़ा सा जटिल वो काम कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, चलो हमें अच्छे मार्क्स लाने, आजकल कंपटीशन का जमाना है, जो परसेंटेज है वो ऊपर उठना चाहिए, अदरवाइज हमको आगे एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम रंगमंच के माध्यम से उनको इन जटिल विषयों को समझाने की कोशिश करते हैं, बहुत ही सहजता के साथ, सरलता के साथ और इंटरेस्टिंग, उनका बहुत ही इंटरेस्ट बढ़ता है और उसको समझने लगते हैं, और इसके साथ साथ उनकी अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भी बात होती है। देखिए रंगमंच जो है सिर्फ ये बात नहीं करता है, रंगमंच टोटल पर्सनालिटी की भी बात करता है। जो आज कॉम्पिटिशन का जो दौर चल रहा है, ये जो जिस दौर में हम जी रहे हैं, उस दौर में हमें बहुत ही ज्यादा अपने को प्रतियोगिता में से निकालना होगा। तो अगर हम देखें तो रंगमंच जो है, आपको कैसे बैठना है, आपको कैसे करना है, आपको कम शब्दों में, बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात को लोगों के सामने रखना है, कैसे बिहेव करना है। इवन आप किसी पार्टी में हैं तो किस पार्टी में आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे खाना है, कैसे चलना है, कैसे लोगों से बिहेव करना है, ये सारी चीजें टोटल पर्सनालिटी की जो हम बात करते हैं, क्योंकि एक शिक्षा अनिवार्य, नैतिक शिक्षा का जो एक अनिवार्य अंग है, उन सारी चीजों की तरफ रंगमंच आपको लेकर के जाता है। आप यही कारण है कि जो नई शिक्षा नीति आई है, जिसके अंदर सरकार ने जो इंट्रोड्यूस कर रही है, सरकार ने रंगमंच को और कला के माध्यमों को एक विशेष दर्जा प्रदान किया हुआ है। आज आने वाला समय है, जो नई शिक्षा नीति जब भी लागू हो जाएगी, जब भी जिस भी समय से, तो आप देखिएगा कि कितना ये जो रंगमंच का जो सदुपयोग की अगर मैं बात करूं, किस तरह से उसका सदुपयोग आने वाले समय में होने जा रहा। अभी तक थोड़ा सा रंगमंच को, जैसे कि आप अगर हम बात करते हैं संगीत की बात करते हैं, नृत्य की बात करते हैं, पेंटिंग की बात करते हैं, ये सारी चीजें तो CCRT ने, ये आपका NCRT ने, CBSE ने इन सब्जेक्ट्स को तो विषय के तौर के ऊपर इंट्रोड्यूस किया। लेकिन अगर हम रंगमंच की बात करें, थिएटर की बात करें, उसको विषय के तौर पे, सब्जेक्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस, जबकि सबसे सशक्त माध्यम हमारा रंगमंच। और आप देखिए कि जितने भी पब्लिक स्कूल है, जितने भी मॉडर्न स्कूल है, जितने भी जिसको आप कहते हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहां पे सब जगह आप देखिए एक्टिविटी टीचर के नाम पे थिएटर एक्सपर्ट्स को रखा गया है, और किस तरह से सिर्फ उनका काम एनुअल फंक्शन को करना नहीं कि साल में एक बार जो है आप वो कर रहे हैं, वहां पे टीचर्स थिएटर का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप मेट्रो सिटीज में जाएं, गोवा एक ऐसी स्टेट थी जहां पे सब्जेक्ट के तौर पे इसको इंट्रोड्यूस किया, बाद में कुछ और स्टेट बनी जहां पे कुछ और स्टेट हैं जहां पे विषय के तौर पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन रंगमंच को हमेशा, मतलब बहुत दुख के साथ ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ, हमेशा पता नहीं क्यों एक अलग तरह से देखा गया है, एक उसकी अलग ही कहा जाए, अगर मैं साफ और स्पष्ट शब्द में बात करूं तो हीन दृष्टि से देखा गया है। क्योंकि आप टीचर्स की भी अगर मैं बात करें तो बहुत ज्यादा नाटक नौटंकी तुम करते हो, इस तरह के अल्फाज, इस तरह के शब्द, इस तरह, तो वो एक
एक अजीब सा कहा जाए रिएक्शन हमेशा से रहा, जबकि नाटक या थिएटर एक इतना सशक्त माध्यम रहा है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, सामाजिकता की बात करें या सरोकार की बात करें। नाटककार या निर्देशक या अभिनेता या अभिकल्पक वो सब के सब या साहित्यकार वो सब के सब वो लोग हैं जिनका एक सामाजिक सरोकार है, जिनका समाज के प्रति वो अपना एक उत्तरदायित्व समझते हैं। और जब ऐसे लोग शिक्षा के क्षेत्र में इन्वॉल्व होंगे या होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे का जो है जो विकास होता है वो चारों तरफ से, चारों दृष्टि से अगर उनका विकास देखा जाए तो वो विकास एक रंगमंच का अध्यापक या रंगमंच के माध्यम से वो किया जा सकता है। क्योंकि रंगमंच में या थिएटर में सिर्फ और सिर्फ थिएटर विषय नहीं कि नाटक करना, नाटक कराना, नाटक पढ़ाना विषय नहीं। रंगमंच एक ऐसा विषय है जिसके अंदर सारे के सारे आपके सब्जेक्ट, नैतिकता और सिर्फ भारतवर्ष की बात नहीं, वो विश्व पटल की बात करता है। नाटक करने वाले, नाटक कराने वाले लोग सिर्फ ये बहुत कम लोग इस चीज को मानते हैं कि नाटक करना, कराने के लिए आपको लगभग हर विषय में आपको निपुण होना होगा, हर विषय की जानकारी आपको रखनी होगी, हर देश की जानकारी आपको रखनी होगी। सिर्फ उसकी नहीं, आपको अर्थव्यवस्था के बारे में जानना होगा, आपको हिस्ट्री के बारे में जानना होगा, आपको भूगोल के बारे में, भौगोलिक स्थिति के बारे में जानना होगा, वहां के समाज के बारे में जानना होगा, वहां के खान पान, वहां के कल्चर के बारे में आपको जानना होगा। चौमुखी विकास की बात रंगमंच करता है, थिएटर चौमुखी विकास की बात करता है। तो रंगमंच के माध्यम से हम अपने बच्चों को किस तरह से शिक्षित कर सकते हैं या करते हैं, ये अगर हम जो शिक्षक है, अगर, और हमारे खास करके ये तो हम इस सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इसकी उपयोगिता को समझा और आर्ट एंड कल्चर और अपने देश की संस्कृति या जो धरोहर है उसको उन्होंने ये समझा कि कम से कम वो बच्चों के अंदर, हमारी शिक्षा के अंदर वो शामिल किया जाए। किसी भी देश की पहचान या किसी भी देश के बारे में आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी संस्कृति के बारे में जानना होता है। उसकी संस्कृति के माध्यम से हम उस देश के बारे में अत्यधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं और करते हैं। वो हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कहा जाए साहित्य है, हमारा जो संगीत है, वो हमारे समाज को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है। आज की तारीख में जो हमारे बच्चे हैं, वो बच्चे किस तरफ जा रहे हैं? आज जो हम शिक्षा का एक जो नया माध्यम अभी हमारे सामने आया है, जो हम वर्चुअल एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं और वर्चुअली हमें लगता है कि ये साल लगभग उसी में समाप्त होगा, तो हम इन चीजों का भी, आधुनिकता का उपयोग करते हुए भी हम अपनी संस्कृति, अपने इतिहास, अपनी सारी चीजों को बचाते हुए और अधिक लोगों तक की पहुंचाने का हम प्रयास कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा समय है कि आप देखिए कि हमारे जो हम त्रिपुरा सेंटर की जो बात कर रहे हैं, त्रिपुरा सेंटर ने 2 नाटक तैयार किए हैं जो मैथमेटिक्स को लेकर के हैं कि मैथ सब्जेक्ट को कितना इजिली उन्होंने नाटक के माध्यम से, और त्रिपुरा के मतलब अगरतला के आसपास के जितने भी तहसील और तालुका हैं, वहां जाकर के स्कूल्स में उन्होंने उस नाटक को प्रस्तुत किया और बच्चों का जो रिएक्शन रहा, अब बहुत सारे जो उस नाटक के कलाकार थे उनको उन स्कूलों में आमंत्रित किया जा रहा है। तो ये रंगमंच शिक्षा के विकास के लिए और शिक्षा किस तरह से शिक्षा का सरलीकरण किया जा सकते, किस तरह बच्चों खेल खेल में मनोरंजन के साथ अपनी शिक्षा ग्रहण कर सके और उनको बोरिंग ना लगे, ये सबसे सशक्त माध्यम है। और इस सरकार ने सोचा है और बहुत सारे अब विद्यालय जो मतलब दिल्ली सरकार ने भी मॉडल के तौर पे कुछ अपने सरकारी स्कूल में ड्रामा टीचर की नियुक्तियां की, वो प्रयोग काफी सफल रहा है। इससे एक
जो रोजगार का भी साधन जो रहा है, जो रंगकर्मी ट्रेनिंग लेकर के, प्रशिक्षण लेकर के जो बाहर निकल रहे हैं, उनके लिए भी एक ये अवसर है। उनके पास वो कला है, वो किस तरह से हम लोग भी बहुत सारी जो लिटरेचर की चीजें हैं, जो कहानी है, हम अगर रशियन स्टोरीज की बात करें, जो कि वानका जैसी स्टोरी जो कि इतनी ज्यादा बच्चों को शिक्षित करती है, रिलेशनशिप को लेकर के, क्लास स्ट्रगल को लेकर के है, और जब वो कहानी की जाती है तो बच्चों को बहुत कुछ समाज के बारे में, जो क्लास के बारे में, और जो हम जात पात की बात करते हैं, इन सब के बारे में और सोचने पे विवश करती है और उनको एक नई दृष्टि देती है। तो जो जटिल हमारे बहुत सारी विषय हैं जिनको बहुत इजीली, अभी हमें अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि टाइम और पीरियड और सन, किस सन में क्या हुआ था, किस सन में वो पैदा हुआ था, किस सन में पानीपत की लड़ाई हुई थी, किस सन में क्या हुआ था, ये याद करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अगर उसी स्टोरी को, उसी कहानी को या उसी अध्याय को एक अध्यापक एक नाट्य रूपांतरण के तौर पे, एक नाटक के जरिए, या एक कहा जाए एक कहानी सुनाने के जरिए प्रस्तुत करे, तो मुझे नहीं लगता है कि दोबारा उस स्टूडेंट्स को, उन छात्रों को अपने एग्जामिनेशन से पहले ये सब सन और ये वो रटने की जरूरत पड़ेगी। उसी तरह से अंग्रेजी की अगर हम बात करते हैं, जितने भी विषय हैं अगर हम बात करें, हम भूगोल की बात करें, तो हम भूगोल की भौगोलिक स्थिति की जब बात करते हैं तो हम अपने नाटक के माध्यम से उसको पहनावे ओढ़ावे, ये वो कि अच्छा वहां साइप्रस की बात कर रहे हैं, तो जो कपड़ों की हम, तो वो जब कपड़ों की हम बात करेंगे तो उस लड़के के अंदर सवाल, बच्चे के अंदर सवाल आएगा कि हम इतना हैवी क्यों, तब आप उसको बताएंगे कि नहीं वहां का टेम्परेचर इतना होता है, ये होता है, ये होता है, तो बच्चा बहुत आसानी के साथ उस विषय को, उस पाठ को समझ सकता है, और उसके बाद जो जटिलता उसको नजर आती है वो जटिलता उसको नहीं महसूस होगी, और वो उसके लिए ये सारे के सारे बहुत सी और बहुत ही, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि सीसीआरटी जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और सीसीआरटी एक ही कैंपस में हुआ करता था, तो हर साल सीसीआरटी जो था लगभग साल में 2 या 3 बार वो कुछ पूरे देश से कुछ टीचरों को इनवाइट करता था। वो टीचर्स यहीं रहते थे, मतलब दिल्ली में ही रहते थे, कैंपिंग होती थी, और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बहुत सारे स्नातक उनके साथ जाकर के क्लासेस लिया करते थे, काम किया करते थे कि किस तरह से हम रंगमंच का सदुपयोग शिक्षा के लिए कर सकते हैं, या शिक्षा में किस तरह से रंगमंच का सदुपयोग किया जा सकता है। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, और सीसीआरटी की एक कैंटीन भी होती थी, जब ब्रेक होता था तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के छात्र और वो जो टीचर्स आया करते थे, और वो कैंटीन बड़ी अजीब सी होती थी, एक गुफानुमा होती थी और बहुत होती थी, और उसमें हम सब लोग भी जाया करते थे और उनके साथ इंटरेक्शन होता था। तो वो टीचर्स जिनको थिएटर के बारे में मास्क, उनके साथ मास्क मेकिंग की क्लास होती थी, पपेट की क्लास होती थी, ये सारी चीजें होती थी। और जब वो टीचर्स वापस जाते थे, या जब उनके वापस जाने के 1-2 दिन होते थे, तो वो किस तरह से आपस में बातचीत किया करते थे, तब उनको इस बात की इंपॉर्टेंस, इस बात की महत्वपूर्णता मालूम चलती थी कि किस तरह से रंगमंच का हम सदुपयोग अपनी शिक्षा के क्षेत्र में कर सकते हैं। तो ये आज जिस तरह से हम आज ऐसा लगता है जैसे एक नया विषय आ गया, नया विषय नहीं है। हम तो 40 साल हो गए हैं, और सीसीआरटी की अगर हम बात करें तो कितने साल जब तक कि वो यहाँ रही है, तब तक की ऐसे लगता था साल में 3-4 बार ऐसा लगता था जैसे कि मेला लग गया है कुछ दिनों के लिए। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग वो, लेकिन भाषा कहीं पे भी, रंगमंच का यही तो खेल है कि भाषा कहीं पे भी कोई मुसीबत या कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वही बच्चे, सर आपसे, हाँ सर, आपको प्लीज बीच में रोकते हुए सर आपको बीच में रोकते हुए क्षमा चाहता हूँ मैं। आपके जो विस्तार से आप बता रहे थे उसको हम सुनेंगे। इसके बाद हमारे साथ दैनिक हिंदुस्तान के सर ब्यूरो चीफ और
शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही उल्लेखनीय लिखने वाले श्री चंद्रशेखर बुढ़ाकोटी जी इस वक्त लाइव हैं हमारे शो में, आप स्क्रीन पर उन्हें देख पा रहे हैं देहरादून से। स्वागत वो स्वागत। आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं सर। बुढ़ाकोटी जी का स्वागत है। बुढ़ाकोटी जी नमस्कार। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं सर आप? जी बुढ़ाकोटी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपका माइक ऑफ है लगता है। आपका माइक म्यूट बुढ़ाकोटी है जी लगता है। हेडफोन लगा लीजिए। नहीं है, माइक तो म्यूट नहीं है, हेडफोन से अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा अच्छा सुनाई पड़ेगा। सर ईयर प्लग से हेडफोन लगाइए। हेडफोन लगा लीजिए बुढ़ाकोटी सर। ईयरफोन आपका सो तो तब तक हमारे साथ हेमंत बिष्ट सर हैं सर, नैनीताल से युग्मन से जुड़े हुए हैं। शर्मा सर जी, जी, आपका जी। भी बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। और मैं चूंकि आज मेरे लैपटॉप में थोड़ा दिक्कत है, नहीं तो मैं आपके यहाँ की जुड़ी हुई कुछ यादें अल्मोड़ा और मसूरी में आपके साथ जो दिन बिताए हैं उनकी कुछ यादें आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, लेकिन वो थोड़ा सा तकनीकी प्रॉब्लम के कारण नहीं कर पा रहा हूँ सर। तो हाँ बुढ़ा, अरे यार ये क्या हुआ? हाँ बुढ़ाकोटी जी आपने माइक म्यूट कर रखा है सर। माइक हाँ उनको फोन करके बता जी दीजिए। जी, अब बोलिए सर, अब बोलिए। बुढ़ाकोटी जी बोलिए। वॉल्यूम बहुत स्लो है। बुढ़ाकोटी जी थोड़ा सा आपको हेडफोन यूज करना पड़ेगा। हेडफोन यूज कर रहे हैं। हाँ वॉल्यूम बढ़ा लीजिए सर अपना फोन का। ईयर प्लग्स हैं। सुरेश जी मैं थोड़ा सा आपको वो कर दूं कि सीसीआरटी पूरे साल भर करता था और 10 या 12 उन दिनों तो हम करीब 12-15 करते थे। द्वारका जाने के बाद तो मेरे 30 या 40 कैंप होते हैं और हम बड़े भाग्यशाली थे, बहुत भाग्यशाली हैं अभी भी, कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का मार्गदर्शन परस्पर सहयोग हमें मिलता है। एक टीचर जब थिएटर करता है तो अपने बचपन पे आ जाता है और बचपन में आने के बाद वो उन्मुक्तता आती है, वो उसमें सरल हृदयता आती है कि बस आनंद ही आनंद है। और बहुत ही वो खूबसूरत दौर था ये। आज मैं देख रहा हूँ कि आज लोग बहुत ज्यादा टीआई की बात करते हैं, थिएटर इन एजुकेशन, थिएटर इन एजुकेशन, थिएटर इन एजुकेशन। हम तो 79 से नया, अरे इतना 40 साल 45 साल पहले से ये सारी चीजें आप लोग करते रहे, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय करता रहा। आज लगभग 30 साल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को हो गया आपका रंग टोली खोले हुए, जो कि यही और सिर्फ काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल जी, सवाल कुछ था आपका इसमें। बीवी कारण साहब का बड़ा रोल था। बीवी कारण साहब और सब जुड़े थे उसमें, एनएसडी के जितने अलका जी साहब और कारण साहब और वगैरह वगैरह जितने थे वो सब जुड़े थे, इसलिए हम शायद और थिएटर तो एक ऐसी चीज थी सर, बस आनंद ही आनंद था उसमें तो। बिल्कुल, आप ये देखिए कि वो दौर था 80s की बात कर रहा हूँ, लेट 70s की बात कर रहा हूँ, जब बीवी कारंत, बीएम शाह जी, बजाज जी, ये सारे लोग, सरदार पटेल में होता था, कोई मॉडल स्कूल में पढ़ाने जाता था, कोई नहीं करता था। हालांकि इनको अपॉइंट दूसरे विषय के लिए किया गया था, लेकिन इनको करना थिएटर होता था। थिएटर के माध्यम से जो एजुकेशन में आज काम नहीं, आज ये मतलब ठीक है, जो हमारी युवा पीढ़ी आ रही है उनको लगता है कि ये हमने एक क्रांति ला दी है, लेकिन ये एक जर्नी है। उस जर्नी को समझना होगा कि ये आपके माध्यम से नहीं है, आप नहीं लेके आए हैं, एक पूरी की पूरी पीढ़ी इसके पीछे रही है, जिसकी वजह से आज ये एक इतना सशक्त और इतना इम्पोर्टेंट विषय हो चुका है, टीआई, थिएटर एजुकेशन। उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत रही है, जिनका आपने अभी नाम लिया, बीवी कारंत साहब का नाम लिया, अलकाजी साहब हैं, राम गोपाल बजाज हैं, ये सारे लोग। देवेंद्र राज अंकुर जी हैं, देवेंद्र राज अंकुर जी खूब आते थे, खूब लेक्चर देते थे। और आशीष विद्यार्थी जो थे, खुला है, आशीष विद्यार्थी जब स्टूडेंट थे, आशीष विद्यार्थी थे वो, और इरफान बिल्कुल क्लासेस देते थे हमारे यहाँ। जी जी जी, कई सारे एक्टर्स थे। बुढ़ाकोटी जी अब आप सुन पा रहे हैं? चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप का मतलब ही यही था, बिल्कुल, हम
लायक बनाते थे। एक तो उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते थे, दूसरा जिस तरह से वो स्कूल में जाकर के शाई होता था, बैक बेंच पे जाके बैठता था, बोल नहीं पाता था, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करते थे और कम से कम शब्दों के अंदर अभिव्यक्ति की बात करते थे कि अपनी बात को कम से कम शब्दों में महत्वपूर्ण तरीके से कह सको। ये एक बहुत बड़ा, और आज के युग में तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई है क्योंकि कंपटीशन का समय है ये। जी जी जी, सवाल था। कंपटीशन के साथ साथ मेंटल टेंशन, मेंटल रोग जो हो रहे हैं, उसका एक माध्यम जो है बहुत बड़ा, थिएटर जो है बहुत बड़ा रोल अदा करता है क्योंकि ओपननेस लाता है। आपने तो पुरानी यादें दिला दी, वो कैंटीन की याद। सर वहाँ गोपाल होते थे मैनेजर, और क्या बात थी, क्या बात थी, क्या मजा, क्या वास्तव में पुराना समय बहुत अच्छा याद आता है। ये इनसे प्रश्न ले लेते हैं सर। बुनाकोटी जी बड़े उत्सुक लग रहे हैं, और हेमंता और बुनाकोटी जी से प्रश्न हम ले लेते हैं। जी जी, बताइए प्रश्न। बुनाकोटी जी सुन सकते हैं आप? हेमंता आप बोले तब तक। जी बुनाकोटी जी, आप सुन पा रहे हैं? जी, आ रही है आपकी आवाज। जी, बुनाकोटी जी की आवाज नहीं आ रही सर, मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है उनके फोन में या नेटवर्क में, पता नहीं। तो मैं उनसे सवाल करता हूँ सर। जी जी हेमंत सर, आप तो तब तक जोशी सर ने आदेश दिया है कि मैं प्रश्न पूछ लूं। शर्मा सर, ये मेरा सौभाग्य है कि नैनीताल जब आप वर्कशॉप लेने आते थे तो आपसे बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला युगमंच नैनीताल के माध्यम से। एक इंटरव्यू में अभी नसीर उद्दीन शाह जी का भी एक बार गुफ्तगू में सुना था, लोकसभा चैनल में आपको भी मैंने बोलते हुए सुना था कि जैसे एनएसडी दिल्ली में पूरे देश के युवा जाते हैं, 59 की बात अलग है, आज का परिदृश्य अलग है, और वहां पे वो हिंदी में सब कुछ सीखते हैं। तो सर, नई शिक्षा नीति में भी कमोबेश यही बात आ गई है। और नई शिक्षा नीति में हेलो, आवाज आ रही सर? नई शिक्षा नीति में भी कहा गया है कि सर हम प्राथमिक जो शिक्षा प्राप्त करेंगे अपनी मातृभाषा में या अपने स्थानीय भाषा में लेंगे। और नाटक में भी आपने यही बात कही थी कि उनको अपने यहाँ की भाषा सीखनी चाहिए। तो सर, नई शिक्षा नीति के इस कदम के बारे में हम शिक्षकों को कुछ बताइए, ये कारगर कदम है, आपके नजर में क्या है? शिक्षा नीति में एक विषय के तौर पे और लेकर के आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज, जैसे कि आपने जो सवाल किया उसी में आपका उत्तर भी है कि वो नेचुरली अगर एक ये सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है और एक इसको आप चाहे ऑप्शनल ले सकते हैं या आप सेकेंडरी वो ले सकते हैं या प्राइमरी वो ले सकते हैं, तो उसमें आप ये साउथ में एक ही देश में एक ही शिक्षा नीति आ रही है, तो अगर वो साउथ में और साउथ के उसके स्कूल में कॉलेज में है तो वो उसकी ट्रेनिंग होगी, उसकी जो शिक्षा होगी तो उसी की भाषा में होगी। इस दिशा में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने भी कदम उठाया है। आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अपने 4 सेंटर है। एक जो त्रिपुरा में है जो थिएटर इन एजुकेशन के लिए है, वहां पे संभावित टीचर्स की जो ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरा हमारा बनारस में एक सेंटर है जो कि क्लासिकल इंडियन थिएटर की बात करता है। एक बेंगलोर में हमारा सबसे पुराना सेंटर हमारा बेंगलोर में है, और बेंगलोर में वो सेंटर है वो साउथ के, अभी पिछले साल ही हमने उसको पूरा ऑल ओवर इंडिया के लिए ओपन किया। अदरवाइज वो सिर्फ साउथ के स्टूडेंट, साउथ में जितने भी स्टेट आते थे उन स्टूडेंट्स के लिए था, और उनकी जो ट्रेनिंग होती थी लगभग उनकी ही भाषा में होती। तो और जो उनके होते थे वो कन्नड़, मलयाली में, तमिल में ऐसे होते थे। तो ये मेरा शुरू से, आज से नहीं, जब से मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में पढ़ता रहा, भारतीय नाट्य अकेडमी से ट्रेनिंग लेने के बाद जब से रंगमंच के प्रति थोड़ी सी समझ आई और मैंने थोड़ा राष्ट्र के स्तर पे चीजों को देखना शुरू किया, तब से मेरा ये मानना है कि जिस भाषा में हम काम करते हैं हमारा प्रशिक्षण उसी भाषा में होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज अगर हमारा प्रशिक्षण उस भाषा में नहीं है और हम दिल्ली में आते हैं और हम हिंदी में काम करते हैं, मेहनत करके 2-3 सालों में हम हिंदी सीख जाते हैं, फिर हमें एक मोह हो जाता है
हम अपने प्रदेश के प्रति थोड़ा सा उदासीन हो जाते हैं, हमें वो छोटा लगने लगता है, 2x2 का कैनवस लगने लगता है। और दिल्ली और हिंदी जो है वो बहुत बड़ा कैनवस है, काम की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि जो इंडस्ट्री है वो हिंदी की इंडस्ट्री सबसे बड़ी है। तो हम अपने प्रदेश में वापस नहीं जाते हैं, मजबूरी में जाते हैं। तो अगर हम जिस प्रदेश में काम कर रहे हैं, जिस भाषा में काम कर रहे हैं, और अगर हम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और हमें हमारी भाषा में ही ट्रेनिंग प्राप्त होती है, तो प्रदेश भी खाली नहीं होंगे टैलेंट से। वह उस प्रदेश का टैलेंट उसी प्रदेश में रहेगा और उस प्रदेश का चौमुखी विकास होगा, रंगमंच को लेके, शिक्षा को लेके, और इवन हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिल्मों को। तो मेरा नीति ने भी सर अपनी मातृभाषा को दिया है। बिल्कुल जी, धन्यवाद सर। सवाल पूछना चाहते थे बड़ागोटी सर, एक सवाल पूछना चाहते थे। हिंदुस्तान के जो पत्रकार हैं लाइव है, हमारे स्क्रीन पर हैं, तो आवाज नहीं आ पा रही तो नहीं पूछ पा रहे। उन्होंने फोन पे मुझे बताया सर सवाल, वो कह रहे हैं कि कोरोना के कारण आज पूरा परिदृश्य बदल रहा है, पूरे देश का और पूरी दुनिया का, और चाहे समाज शास्त्र हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, सारी चीजें बदल रही है। हम समाज हमारा बनता जा रहा है, सीमित होता जा रहा है कोरोना के कारण। तो उनका कहना है कि रंगमंच की एक बहुत बड़ी व्यापक विधा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोरोना के कारण रंगमंच पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और रंगमंच के भी सिमटने की स्थिति आएगी? देखिए, ये इसके ऊपर दो तीन वेबिनार में मैं बोल चुका हूं, और कुछ लोगों का ये मानना है कि एक नई विधा आ गई है और रंगमंच जो है हम इस तरह सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए हम थ्रू ऑनलाइन कर लेंगे। लेकिन मैं इस चीज को कतई स्वीकार नहीं करता हूं, ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है और इतने सालों के काम की, क्योंकि रंगमंच की पहली परिभाषा है 3 इकाई चाहिए। 3 इकाई अगर हैं तो रंगमंच है, वरना नहीं है। स्पेस, परफॉर्मर और ऑडियंस, ये 3 इकाई जब तक कि सम्मिलित नहीं होंगी तब तक रंगमंच संभव नहीं है। आप इस बात को ऐसे देखिए कि फिर रंगमंच सजीव माध्यम है। बड़े बड़े सेमिनार में बड़े बड़े विशेषज्ञ बड़े दावे के साथ टेबल ठोक के ये बात कहते हैं कि रंगमंच सबसे सशक्त माध्यम है और सबसे सजीव माध्यम है, इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट पड़ता है, ये पड़ता है, वो पड़ता है। वो सेमिनार्स में सब बड़े बड़े विशेषज्ञ, अगर उनमें से कुछ लोग आज इस ऑनलाइन थिएटर का को मान्यता दे रहे हैं, तो मैं उनसे ये जानना चाहता हूं कि आपने सेमिनार्स में बड़े बड़े अपने पर्चे जो पढ़े हैं उसके अंदर आपने बहुत ही ठोक के ये बात कही, और आज आप बदलते परिदृश्य में ये बात कैसे कह सकते हैं? रंगमंच हमेशा सजीव माध्यम रहा है। इतिहास उठा करके देख लीजिए, वो ऑनलाइन, फिर आपकी फिल्मों में, सीरियल्स में और रंगमंच में क्या फर्क है? अभी तक की तो हमारे बहुत सारे विशेषज्ञ और हमारे बहुत सारे सीनियर वरिष्ठ लोग टीवी सीरियल्स को और सिनेमा को कोसते आ रहे थे। आज इस ऑनलाइन उनको जब ये जरूरत पड़ रही है तो इसको आज कैसे स्वीकार कर सकते हैं? देखिए, रंगमंच एक सजीव प्रस्तुति, सजीव माध्यम है और वो सजीव ही रहेगा। ये एक पीरियड आया है, हम सब लोग जानते हैं, ये पीरियड हमेशा इस तरह से रहने वाला नहीं है। आप हिस्ट्री उठा के देखिए, हर 100 साल में कुछ ना कुछ होता रहा है, तब्दीलियां होती रही, महामारी आती रही है, लेकिन वो 100 साल में अगर कभी आई है तो पूरे का पूरा वक्त वो वैसा ही निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए, डेंगू आया, साइंस आया, इतने सारे महामारी आई, प्लेग आई, सब आया। एक छोटा समय है, ये विकट समय है, विकट परिस्थितियां हैं। हम एक शॉर्ट टाइम के लिए, एक छोटे समय के लिए, क्योंकि सभी लोग उकता गए हैं, बोर हो चुके हैं, घर में बैठे हुए हैं, और आर्टिस्ट तो वैसे ही तड़पता है कि मुझे कुछ करना है, उसको कुछ करने को ना मिले, तो वो साधन एक है। लेकिन ये एक परमानेंट, आप सोचे कि ऑनलाइन और ये वो जो थिएटर है वो कभी सर्वाइव नहीं होगा और दर्शक उसे कभी मान्यता नहीं देगा, और ना ही उस रंगमंच को हम लोग, हमारे जैसे लोग स्वीकार करें। ये कोरोना काल आया है, एक थोड़ी सी मजबूरी है, लेकिन आप सोचे कि ये एक नई विधा बन गई है, तो ये नई विधा ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, टिकने वाली नहीं है। मुश्किल से 1-2 महीने, 3 महीने, 4। आपने देखा जब कोरोना काल आया, पहला लॉकडाउन हुआ, जब दूसरा लॉकडाउन शुरू हुआ तो वेबनार्स की, वेब सीरीज की लहर लग गई। हर कोई छोटा
पड़ा, हर शहर से, हर गांव से, हर वहां से एक अपनी उन्होंने सीरीज शुरू कर दी। अब क्या हुआ, समय बीतता जा रहा है, वो सब धीरे 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 बैकग्राउंड में चलता चला गया जा रहा। तो रंगमंच कभी भी ये विकल्प नहीं हो सकता है ऑनलाइन। रंगमंच की परिभाषा हम 1-2 साल के उसमें परिस्थिति में बदल नहीं सकते हैं। रंगमंच का एक अपना विशाल इतिहास रहा है, चाहे वो भारतीय नाट्य परंपरा की हम बात कर लें, चाहे लोक नाट्य परंपरा की बात कर लें, चाहे पाश्चात्य नाट्य परंपरा की बात करें। हमारे कुछ लोग इसको ले जाना चाहते हैं, वो ले जाएं, लेकिन आपने जैसे साइकोफिजिकल थिएटर आया था, जो उसका हश्र हुआ है, ये भी जो आप ऑनलाइन थिएटर की बात कर रहे हैं और इसको आप सोचें कि ये एक परमानेंट हमारा फीचर बन जाएगा ऑनलाइन, तो ये संभव नहीं है। जो नाटक हमेशा लाइव रहा है, सामने दर्शक रहे हैं या चारों तरफ दर्शक रहे हैं, क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं आमने सामने हुई हैं, वो तो फिर आप पहले एक आपने सुना होगा, अभी तो सीरियल आ रहे हैं, पहले टेली प्ले आया करते थे, टेली प्ले को बोलते थे। तो फिर आप इसको रंगमंच क्यों कहते हैं? आप टेली प्ले बोलिए ना, जो माध्यम आ चुका है और उसका दौर खत्म हो चुका है, तो वो टेली प्ले कर लीजिए आप। लेकिन आप उसको, मेरे हाथ जोड़ के विनती है, उसको रंगमंच ना कहें, थिएटर ना कहें। मैं माफी चाहता हूँ। जी सर, बहुत सारे आपके पुराने साथी आपको याद कर रहे हैं सर, जिसमें स्वर्ण रावत जी हैं उत्तरकाशी से, आपके साथ उत्तरकाशी से बिताए दिनों को याद कर रहे हैं, उनके कमेंट्स आ रहे हैं लगातार। और देहरादून से शर्मा जी हैं हमारे, अतुल शर्मा जी जन कवि, वो भी लगातार आपको याद कर रहे हैं। बहुत सारे और भी सवाल स्क्रीन पर आ रहे हैं सर, उनको पढ़ पाना सबको संभव नहीं है। नैनीताल, आप तो खुद ही पढ़ते हैं सर। आपका ये ऋषिकेश, मुनि की रेती, पौड़ी, टिहरी, बहुत पहाड़ से बहुत अच्छा संबंध रहा है, और इसीलिए मैं हिमाचल में जाकर बस गया। हिमाचल सर, एक हमारे केरल के एक दर्शक हैं सुबिन, वो पूछ रहे हैं कि सर हाउ इज द क्रिएटिव ड्रामा इफेक्ट्स इन क्लासरूम? क्या फिर एक बार सर सुबिन कह रहे हैं कि जो क्लासरूम में क्रिएटिव ड्रामा कैसा प्रभाव डालता है, ये पूछ रहे हैं सुबिन। स्क्रीन पर लिखा है सर मैंने सवाल। क्लासरूम में अगर हम क्रिएटिव ड्रामा की बात करें, क्लासरूम में आप उस तरह से पूरी की पूरी तरह से देखिए, ड्रामा जो रिटन फॉर्म है उसको हम ड्रामा मूलतः बोल देते हैं। जो आप क्रिएटिव फॉर्म की अगर आप पूरे ड्रामे की बात करेंगे, तो पूरा का पूरा ड्रामा तो आप क्लासरूम में नहीं कर सकते हैं। आप उसको, जैसे कि आज हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बोलते हैं ना, कि हमने मॉडर्न संदर्भ में, आधुनिक संदर्भ में हम ये प्रस्तुति कर रहे हैं, कि जैसे कि अंधा युग बहुत सारे लोगों ने जीन्स और टी शर्ट में भी किया है। मकसद वो नहीं है क्या, मकसद ये है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। जो आप कहना चाह रहे हैं, जिसको हम सबटेक्स्ट की बात करते हैं, अंडर करंट की बात करते हैं, नाटक सुपर ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, जो नाटककार हमको देता है या कहानीकार हमको देता है, वो कहानीकार या उपन्यासकार या नाटककार अपने इस 10, 20, 25, 30, 40 पेज के माध्यम से कहना क्या चाहता है, वो जीस्ट क्या है, वो अगर आप दर्शकों तक पहुंचा पाते हैं, आप बीइंग ए टीचर आप अपने स्टूडेंट्स तक की पहुंचा पाते हैं, तो वो एक क्रिएटिव, एक आर्टिस्टिक ड्रामा हो सकता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप पूरे संसाधनों के साथ उसको करें, और वो आपका स्टूडेंट्स को, बेसिकली हमें तो यह है कि स्टूडेंट्स को समझाना है, स्टूडेंट्स को जटिलता ना लगे, जटिल ना हो, हमको उन तक की बात पहुंचानी है। तो बेहतर है कि उसी को हम अगर अपने क्लासरूम में परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको क्लासरूम की तरह से परफॉर्म करें। मैं तो फिर आप तो एक किसी ड्रामे को स्टेज कर रहे हैं, तो उसमें फर्क आपको रखना होगा कि आप समझाने के लिए, स्टूडेंट्स को बताने के लिए, समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए कर रहे हैं, या आप उसको पब्लिक के लिए कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं। अगर आप क्लासरूम में ड्रामा कर रहे हैं, तो तीसरी यूनिट तो चाहिए ना, स्टूडेंट्स परफॉर्मर हो गए, आप बैठ हो गए, स्पेस आपका क्लासरूम हो गया, तो ऑडियंस कहाँ है फिर? तो ऑडियंस भी तो लानी, तो वो बहुत इम्पैक्ट डालता है अगर आप उसको टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं। और जिस पल आप उसको प्रोफेशनल और उसमें लेके जाने की कोशिश करेंगे, उस पल टीचिंग एक जो है बैकड्रॉप में चली जाएगी, और वहां पे हम अपनी क्रिएटिविटी को और चीजों को सुंदर बनाने
में ज्यादा जुट जाएंगे, लोगों को समझ में आए या ना आए। हमें ये देखना होगा कि हमारा सुपर ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा सुपर ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें स्टूडेंट्स को ये बात सिखानी है, समझानी है, पढ़ानी है, ताकि उनके जहन में ये बात पहुंच सके और वो इसको इजिली समझ सके। तो वहां तक की आर्टिस्टिक और क्रिएटिव वो आपके क्लासरूम में होता है, जो कि बहुत ज्यादा इफेक्ट और बहुत ज्यादा असर डाल सकता है टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्टूडेंट्स के समझने के पॉइंट। जी धन्यवाद सर। मैं सर एक और बड़ा सार्वजनिक प्रश्न है जो अक्सर हमारे दिमाग में आता है एक शिक्षक और एक रंगकर्मी होने के नाते, क्योंकि हम भी मानते हैं कि रंगकर्म जो है शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण एक औजार है। तो कैसे ऐसा होगा सर कि हर स्कूल में थिएटर और थिएटर का शिक्षक होगा, और या शिक्षकों को थिएटर की ट्रेनिंग दी जाएगी? ये कब और कैसे संभव हो पाएगा सर आपके हिसाब से? देखिए क्या है ना कि मतलब मैं अगर मोटे शब्दों में कहूं, और माफी चाहता हूं, सोनार का काम सोनार करता है, लोहार का काम लोहार करता है। तो जो रंगकर्मियों का काम है, जो वाकई इस फील्ड में, देखिए क्या है ना, आधी अधूरी ज्ञान जो है ना, वो फायदा नहीं पहुंचाता, बहुत नुकसान पहुंचाता। बिल्कुल। तो अगर रंगमंच की पढ़ाई हो रही है और रंगमंच के माध्यम से आप शिक्षा देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको विधिवत जो प्रशिक्षक है उसका प्रशिक्षित होना अनिवार्य होना। देखिए क्या है कि 10 दिन या 15 दिन में की ट्रेनिंग करके आप जो है सोचें कि हम अब रंगमंच भी पढ़ा सकते हैं। भौतिक का टीचर है, रसायन का टीचर है, गणित का टीचर है, अंग्रेजी का टीचर है, मैथ का टीचर है, पेंटर है, पेंटिंग का टीचर है। अब आप सोचे कि ये आर्ट की विधाएं हैं, चलो इसको जो है 15 दिन की ट्रेनिंग दे देते हैं, यही रंगमंच पढ़ा देगा। तो यही कारण है जहां पे इस तरह के लोग हैं और इस तरह की शिक्षा दी जा रही है कि अन्य लोगों के माध्यम से, या एक वर्कशॉप करा दिया टीचर्स के साथ और उनको हमने ये मान लिया कि ये ट्रेंड हो गए हैं। देखिए बच्चों के साथ काम करने के लिए हर नाटककार या हर रंगकर्मी भी सक्षम नहीं है। बच्चों की मानसिकता क्या है, उनके बच्चों के मनोविज्ञान को समझना एक टीचर के लिए अति आवश्यक है। आप इस बात को ध्यान में रखिए। आपने जो ट्रेनिंग ली है, मतलब एक रंगकर्मी जो ट्रेनिंग ली है, और वो सोचे कि उस ट्रेनिंग के माध्यम से मैं इन बच्चों को पढ़ा लूंगा और इन बच्चों को ट्रेंड कर लूंगा, ये गलत सोच है, गलत विचारधारा है। बच्चों की ट्रेनिंग के लिए, बच्चों के साथ काम करने के लिए बाल मनोविज्ञान की भी शिक्षा और ज्ञान आपको प्राप्त करना होगा। बच्चों का, हर बच्चे को अलग तरीके से ट्रीट करना होता है। ये नहीं होता कि एक ही उससे हमने कर दिया क्लासरूम ना। बच्चों के साथ वही काम कर सकता है जो बच्चों के मनोविज्ञान को जानता है, समझता है। तो बच्चों के साथ वही रंगकर्मी उस थिएटर की ट्रेनिंग के साथ साथ उसे मनोविज्ञान की भी ट्रेनिंग हो या समझ होनी की आवश्यक है। अदरवाइज जो है आपका ये जो कहना था कि किस तरह से टीचर्स ट्रेन, अरे आपके पास जो इतने सारे नाट्य विद्यालय हैं, इतने सारे जो संस्थान हैं, आप लोग बीएड करके आते हैं और अपने अपने विषय के आप टीचर बनते हैं, तो जो रंगकर्मी है जिसने विधिवत प्रशिक्षण लिया है, तो आप उसको आने दीजिए ना। उसके आने से आप खतरा क्यों महसूस करते हैं? उसको अपॉइंट होने दीजिए। तो इसीलिए तो शिक्षा नीति आई है। और एक ये बड़ा सवाल रहा है कि चाहे विश्वविद्यालय हो, वहां पे एमए इन ड्रामेटिक्स है, चाहे भोपाल नाट्य विद्यालय हो, भारतीय नाट्य अकेडमी हो, या फिर त्रिचुर है, या बड़ौदा है, ये इतने सारे जो नाट्य विद्यालय और यूनिवर्सिटी ने जो अपने ड्रामा डिपार्टमेंट खोल रखे हैं, तो वो लोग कहाँ जाएंगे भाई? वो विधिवत प्रशिक्षित है। जिस तरह से आप एमए बीएड एमएड होते हैं, तो वो अपने क्षेत्र में प्रशिक्षित है, तो उनको आने दीजिए ना। सरकार उनको अपॉइंट करे। और आप लोगों को बोलना चाहिए कि मैं विधिवत प्रशिक्षित नहीं हूं, मैं नहीं उस तरह से कर पाऊंगा, काम चला कर लूंगा। तो नहीं सर, हमारी जो 2020 की नीति है, 2020 की नीति में कहा गया है कि वो अपनी स्थानीय भाषा में पढ़ेगा और अपने शिल्प को भी पढ़ेगा। पढ़ाई होगी बड़ी गंभीर होगी और विधिवत होगी, तो उसको वही पढ़ा सकता है, वही कर सकता है जिसने वाकई विधिवत प्रशिक्षण लिया है। अदरवाइज क्या होगा? हम आधी शिक्षा से
पढ़ाएंगे तो बच्चा भी कंफ्यूज होगा, बच्चे को भी गलत इंफॉर्मेशन जाएगी। प्रोफेसर सुरेश जी जी एक विकल्प ये भी हो सकता है कि जो हमारा बीएड का जो प्रशिक्षण कार्य 2 साल का जो हमारा सिलेबस होता है, जिसमें टीचर्स लोग बीएड की ट्रेनिंग लेते हैं, तो शिक्षण की ट्रेनिंग लेते हैं, उस पीरियड में एक जो हमारे अलग अलग विषय होते हैं उसमें एक विषय नाट्य कला को भी जोड़ दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वो होना चाहिए ना, वो होना चाहिए। और फिर देखिए क्या है ना कि एक विषय को, अब जब इस तरह के स्पेशलाइजेशन इंस्टीट्यूट हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसी और विषय को नहीं पढ़ा रहे हैं, एक स्टूडेंट ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है और सिर्फ इसी में विशेषता अपनी हासिल कर रहा है, तो फिर इससे ज्यादा शिक्षित और कौन हो सकता है। अब आप अगर हम बात करें बीएड की भी तो या एमएड की, तो स्थितियां मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कितने परसेंट अटेंडेंस होती है, कितना क्या होता है, और हम और आप बखूबी इसको जानते हैं। तो इसलिए जो वाकई इंटेंस जो ट्रेनिंग की बात है, मैं सिर्फ अपने रंगकर्मियों का मैं फेवर नहीं कर रहा हूँ, ये कदापि नहीं है। हर रंगकर्मी सक्षम नहीं है पढ़ाने के लिए, मैं ये भी बात कह रहा हूँ। मैं वहीं पे आ रहा था कि जब ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो वाकई पढ़ा सकते हैं उनको आने देना चाहिए। वो एक अच्छा विकल्प है, एक अच्छी तरीके से गहनता के साथ वो बच्चों को या स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। जी, एक कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे, कोई सवाल था क्या? मेरा था हमारे एक इस शो में पहले एक विशेषज्ञ आए थे, डॉक्टर सतीश सालुंखे। उन्होंने महाराष्ट्र में काफी थिएटर में काम किया है। जी। उनका एक प्रश्न था कि आज का जो रंगमंच है वो क्या सामाजिक स्थितियों का प्रतिबिंब मानते हैं आप उसको? ये तो उनका प्रश्न था। जो भी आज का रंगमंच है, आज के नाटक को वो दिखाए, क्या आप महसूस करते हैं कि देश की वर्तमान सामाजिक परिवेश का प्रतिबिंब आज के नाटक में दिखता है? जी, बहुत जायज सवाल किया, बहुत ही जायज उनका ये सवाल रहा है। देखिए क्या है कि आज का जो युवा वर्ग है, जो युवा रंगकर्मी है, वो डिवाइस की बात करता है, डिवाइस थिएटर की बात कुछ युवा रंगकर्मी करते हैं, और कुछ युवा रंगकर्मी जो हम बात करते हैं कि जो हमारा बेस है थिएटर का, या किसी नाटक को हम कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसका जो बेस है वो नाटककार जो नाटक हमें लिख करके दे रहा है वो उसका बेस है। और अगर बेस मजबूत है तो उसके ऊपर हम कितनी भी मंजिल इमारत खड़ी कर लें। लेकिन आज का युवा रंगकर्मी उस बेस को नजरअंदाज कर रहा है, नजरअंदाज करके जो उसकी अपनी पाश्चात्य या जो उसकी अपनी समझ है उसके हिसाब से चीजों को लेकर के चल रहा है। लेकिन वो जो सवाल उन्होंने किया, बहुत ही जायज सवाल किया। आप अगर शुरू से देखें तो हम ये बात कहते रहे हैं, एक निबंध लिखने को हमें आता था कि सिद्ध करो कि साहित्य समाज का दर्पण है, एक निबंध आता। ये सवाल उससे जुड़ा हुआ है। कोई भी नाटक, कोई भी कहानी, कोई भी उपन्यास, अगर वो समाज से जुड़ा हुआ नहीं है तो वो नाटक या वो कृति कभी भी कालजयी नहीं हो सकती है। नाटक की पहली शर्त यह रही है कि वो समाज के साथ, हम उसमें अपना बिंब देखें, हम अपना प्रतिबिंब देखें, हमारे बीच की बात हो, हमारे आसपास की बात हो, जहां हमारा एक जुड़ाव हो सके, जहां हम अपनी स्थितियों को देख सकें, अपनी परिस्थितियों को देख सकें, अपने को पहचान सकें, या हमारे पास, हमारे आसपास, हमारे देश में या हमारे पूरे के पूरे विश्व में कहाँ क्या हो रहा है, उसका अगर प्रतिबिंब या उसका बिंब नहीं मिलता है तो मैं उसको कालजयी कृति कतई नहीं मानता हूं। और वो नाटक जो है या वो साहित्य जो है
वो साहित्य सिर्फ और सिर्फ वो एक शौकिया उसमें होकर के रह जाता है। हाँ जी, कहिए। मेरे विचार से इसीलिए 70 के दशक में आई सलीम खान की और जावेद खान साहब की लिखी हुई दीवार फिल्म जो थी ना, वो इतनी फेमस हुई कि उसमें छटपटाहट दिखाई गई थी युवा वर्ग की। वो समाज ने उसमें अपना प्रतिबिंब देखा और इसलिए वो फिल्म ज्यादा फेमस हुई। दूसरा, मैं आपसे जानना चाहता था कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के जो नाटक हो रहे हैं उसके अलावा देश में जो और रंगमंच हो रहा है उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? क्योंकि ये तो जरूरी नहीं कि हर नाटक एनएसडी करेगा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में देखिए, हम दो किस्म की बात करते हैं। देखिए, एक तो है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो 3 वर्षीय पाठ्यक्रम रन करता है, नाट्य प्रशिक्षण। तो नाट्य प्रशिक्षण के लिए हमें अलग अलग शैली के, हमें अलग अलग विधाओं के, अलग अलग भाषाओं के, उसमें हमें शेक्सपियर भी करना होता, संस्कृत भी करना होता, मॉडर्न ड्रामा भी करना होता, क्लासिकल भी करना होता और कॉमेडिया दलार्ते भी करना होता, क्योंकि वो जो है उसकी जो प्रस्तुतियां हैं वो ट्रेनिंग को लेकर के और ट्रेनिंग में जितना हम ज्यादा अपने स्टूडेंट्स को दे पाएंगे बाहर निकल करके, वो उतना ही ज्यादा काम कर पाएंगे। ट्रेनिंग को मद्देनजर रख करके वहां प्रस्तुतियां होती हैं। तो उसमें जो प्रस्तुतियां हैं, इसीलिए आप देखेंगे कि फर्स्ट ईयर की तो कोई इस तरह से प्रस्तुति जो पब्लिक नहीं होती, सेकंड ईयर की होती तो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है दर्शकों, जो थर्ड ईयर की होती है उसमें एक इनिशियल मतलब एक बहुत न्यूनतम जो है उसका टिकट लगाया जाता है। क्योंकि एक ट्रेनिंग रिलेटेड प्रस्तुति है। लेकिन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल जो प्रस्तुति करता है उसका हमेशा समाज से या सामाजिक सरोकार उसका जरूर होता है। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल मूलतः 98% वो मौलिक हिंदी नाटक या भारतीय नाटक का अनुवाद करता है। और क्योंकि कोई भी नाटक तभी आप देखिए कि कम से कम 50 से लेकर के 250-300 शो रंगमंडल के या रंग संस्कार टोली के नाटकों के होते हैं। अगर वो समाज से जुड़ा हुआ नहीं है, समाज अपने को जुड़ा हुआ महसूस नहीं करता है, तो वो प्रदर्शन कभी भी उनकी संख्या बढ़ नहीं सकती है। 4-6 शो के बाद वो नाटक समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को देखते हुए हमें 2 चीजें देखनी होंगी। एक ट्रेनिंग का, जिसको हमें उसका कोई मापदंड हमें नहीं करना होगा कि उसका समाज के से क्या, वो एक ट्रेनिंग का हिस्सा है। दूसरी चीज, उसमें हमें कई बार आउटडेटेड नाटक भी करने पड़ते हैं ट्रेनिंग को लेकर के। दूसरी चीज, जो हिंदुस्तान के और हिस्सों में जो नाटक हो रहा है उसकी हम बात करें तो उसकी बात अगर करते हैं तो महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, बंगाल की अगर हम बात करें, वहां पे नाटक बहुत ही कहा जाए जिसका बहुत सामाजिक सरोकार होता है। और आपके भूत से लेके वर्तमान और भविष्य की भी बात करते हैं। और एक वो, क्योंकि वहां एक परंपरा बनी हुई है हिंदी रंगमंच में, हिंदी की कोई एक प्रॉपर अगर हम परंपरा की बात करें तो वो पूरी एक परंपरा एक ग्राफ के रूप में हमें नहीं मिलती है। उसका कारण ये भी है क्योंकि जितने भी अटैक हुए, जितने भी युद्ध हुए, वो ज्यादातर हिंदी भाषी प्रदेश में ही, हिंदी बेल्ट में ही या नॉर्थ बेल्ट में ही शुरू हुए, जो वो बार बार विघटित होती रही है, टूटती रही है, उसकी एक समृद्ध परंपरा हमको नहीं मिल पाती है। जबकि और उसके पीछे थोड़ा सा हम हिंदी या नॉर्थ इंडियंस की भी हमारी अपनी खामियां हैं जिसको मैं बात कर सकता हूं। लेकिन महाराष्ट्र की बात करें, बंगाल की बात करें, हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, हम गुजरात की बात करें, तो यहाँ पे उड़ीसा की बात करें, यहाँ पे या साउथ की बात करें, जिन्होंने अपनी परंपरा को, अपने पास्ट को बचा के रखा, उसको उन्होंने गर्व महसूस किया है। लेकिन नॉर्थ में मतलब बड़े अफसोस के बात कहना चाह रहे हैं, कुछ तो परिस्थितियां ऐसी रही, कुछ इस तरह के हमारे चाहे प्रदेश के हालात रहे हों या हम लोग खुद उसमें शामिल हैं, जिसकी वजह से उतना ज्यादा सामाजिक सरोकारता की अगर हम बात करें, या हम आधुनिक रंगमंच की बात करें, या हम अपने परंपराओं की बात करें, हम उसको सहज पाने में, क्योंकि हम अत्यधिक आधुनिक के बनने की हमने कोशिश की है, हमें वो रूढ़वादिता लगी है, हमें वो पुराना लगा है, हम उससे कटने लगे हैं, क्योंकि लोग हमको बोलेंगे कि तुम तो पुराने विचार के हो, पुराने। लेकिन आप साउथ की, महाराष्ट्र की, आप बंगाल की बात करें, उनको अपनी भाषा से, अपनी संस्कृति से, अपनी कला से प्यार है। तो नॉर्थ में
उस तरह की एक जो परंपरा बननी चाहिए, जिस तरह की अगर हम नॉर्थ जितने प्रदेशों की बात की, एक आध और प्रदेश है जो वहाँ एक कंपटीशन की बात है, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल से, पंचायत से लेकर के डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर स्टेट लेवल पे जो कंपटीशन, चाहे प्ले राइटिंग को लेकर के हो, चाहे कहानी को लेकर के हो, चाहे उपन्यास को लेकर के हो, चाहे प्रस्तुतियों को लेकर के हो, वो जो एक परंपरा वहां बनी हुई है हिंदी बेल्ट में, वो कतई नहीं। और नाटककार को तो कोई वो स्थान हिंदी बेल्ट में है ही नहीं, मतलब वो जो इज्जत उसको मिलनी चाहिए वो है ही नहीं। और आप देखिए महाराष्ट्र की बात कीजिए, आप साउथ की बात कीजिए, आप बंगाल की बात कीजिए, नाटककार को जो रिस्पेक्ट दी जाती है हिंदी बेल्ट में, तो ये है कि आप परमिशन लेने की भी, नाटक कर रहे हैं परमिशन लेने की भी आप वो नहीं सोचते कि हमें इस कम से कम चलो कुछ रॉयल्टी नहीं दे रहे हैं, कम से कम एक लिखित पत्र भेज दें और उनसे सासम्मान उनसे परमिशन ही अनुमति ले लें। तो हिंदी बेल्ट में सो कॉल्ड मॉडर्निज्म इतना ज्यादा छाया हुआ है, और ना उसमें ना वो मॉडर्न रह पाए, ना जो वो थे वो रह पाए, पता नहीं अधर में कहाँ लटके हुए हैं। लेकिन प्रोफेसर शर्मा जी, एक अजीब बात नहीं है कि मराठी संस्कृति, बंगाली संस्कृति या साउथ इंडियन संस्कृति, जो भी संस्कृतियां हैं, हम कह रहे हैं कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वो संस्कृति के मामले में उतना ज्यादा गंभीर या उतना ज्यादा सहज नहीं है, लेकिन कोई भी फिल्म या कोई भी नाटक या कोई भी पत्रिका तभी हिट मानी जाती है जब वो हिंदी क्षेत्र में लोकप्रिय हो। जी जी जी, अगर मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगर आज गिरीश कर्नाड जी की बात करें तो गिरीश कर्नाड जी को जितना हिंदी भाषा ने, हिंदी भाषी प्रदेशों ने स्थापित किया है उतना शायद कन्नड़ में वो स्थापित नहीं, उसके बाद वो जा करके वहां पे स्थापित हुई। उसी तरह से कई नाटककार की हम बात कर सकते हैं, लेकिन जो प्यार की बात कर रहे हैं हम, जो प्यार, जो ललक, जो कसक इन प्रदेशों को अपनी कला और संस्कृति से है, हिंदी भाषी प्रदेश के लोगों को उतनी प्यार, उतनी कसक, उतनी लालसा अपने उससे नहीं है, परंपराओं से नहीं। आज आप देखिए, बात करते हैं हम, आप तिरुकुट्टू की बात करें, यक्षगान की बात करें, कथकली की बात करें, आज मॉडर्न निर्देशक भी उनके एलिमेंट्स को इस्तेमाल करता है और मॉडर्न निर्देशक भी उनके साथ जाकर के काम करता है। लेकिन अगर आप नॉर्थ की बात करें, नौटंकी हाशिए पे पहुंच गई, खत्म हो गई है। आप देखिए, नक्कल की बात करें वो चली गई, रासलीला की बात करें वो चली गई, रामनगर की रामलीला एक म्यूजियम पीस बन करके रह गया है। जितनी भी लोक परंपराओं की हम बात करते हैं, सॉन्ग की बात कर ले, ये सिर्फ एक रिचुअल के तौर पे रह गया। इनके साथ ना मॉडर्न रंगकर्मियों ने काम किया, ना मॉडर्न निर्देशक ने तथाकथित काम किया। लेकिन आप यही देखिए, तमाशा की बात कर लीजिए, दशावतार की बात कर लीजिए, कथकली की बात कर लीजिए, यक्षगान की बात कर लीजिए, मोबाइल थिएटर की बात कर लीजिए, आज वो व्यावसायिक रंगमंच के तौर पे वहां पे जीवित है। लेकिन आपका नौटंकी, आपका नक्कल, आपका अखाड़ा, ये अंतिम सांसें ले रहा है। तो ये हमारी प्यार और हमारी लालसा और हमारी तड़प को बात करती है। और आप वहां के लोगों की बात कर लें, आज मोबाइल थिएटर में 9-9, 10-10 लाख रुपए 9 महीने का एक्टर को मिलता है। उसके अलावा अगर एस्टेब्लिश एक्टर है तो उसको रहने की और ये वो, आप जरा स्टडी करें। यात्रा के अभिनेताओं की आप बात कर लें, टाइटैनिक जैसा प्ले जो है, टाइटैनिक जैसा प्ले वो मोबाइल थिएटर में होता है, फूलन देवी मोबाइल थिएटर में होती है। तो ये हमारे अपने, मतलब मैं भी हिंदी भाषी प्रदेश का हूँ और मुझे इस पे फक्र भी है और गर्व भी है। हाँ, मैं हिंदी में ही सारा काम करता हूँ और बहुत ही फक्र के साथ करता हूँ, मुझे कोई हीन भावना नहीं है। लेकिन हमारे बहुत सारे लोग, आप साउथ में जाएं, बंगाल में जाएं, बड़े से बड़ा आदमी अगर अपने स्टेट में है तो अपनी भाषा में बात करता है। बड़े सेमिनार में वो अपनी भाषा में, बड़े से बड़े सेमिनार में वो अपनी भाषा में बात करते हैं, लेक्चर अपनी बात। लेकिन हमारे यहाँ मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ईशान है करते तो हम
क्या बोलते हैं कि हम पिछड़े हुए हैं और निरीह प्राणी के तौर पे देखे जाते हैं। तो मैं माफी के मुझे साथ याद है, कह रहा हूँ, मुझे याद है लेकिन मैंने मुझे कमला फख्र का है, मुझे गर्व है कमला कि मैं हिंदी भाषी हूँ और अपनी बात हिंदी में कहूँ। कमलाकर सोनटके जी के साथ हमने कोंकण एरिया में दशावतार किया था। सुरेश जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, दशावतार जो जी अपनी सर। अंतिम सांसें गिन रहा था, हेलो वो सावंतवाड़ी में, हेलो 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 हेलो, सर आप आवाज आ रही है? हेलो आपकी आ रही है आवाज? आवाज आ रही है सर आपकी? आपकी आवाज आ रही है सर? हेलो, हाँ आ हेलो, रही है मेरी सर, आवाज आपकी आप आवाज आ तक रही आ है, रही कि सुन नहीं पा आ रहे रही है? हैं। जी आ रही है, आ रही है। आ रही है। हाँ, तो मेरा और कोई सवाल है तो बताएं, मैं हाँ सर, मैं एक नहीं नहीं सवाल नहीं, आपसे ठीक है करना ठीक। चाहता था कि एनएसडी हेलो, एनएसडी में जो सर मैं एक आपकी सवाल आवाज आपसे करना चाहता बड़ी था। कम हो गई है। जी, मैं एक सवाल आपसे करना चाह रहा था सर कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जो थिएटर एंड एजुकेशन पर काम हो रहा है सर, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइएगा। हेलो, हाँ सर, आप सुन पा रहे हैं? हेलो हेमंत सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ये जोशी सर सुन आवाज पा रहे पता हैं? नहीं हाँ क्यों बिल्कुल, कम हुई आपकी। मैं मैं तो यहाँ सुन से पा रहा भी हूँ, बट सुन रहे आपके सुन रहे माइक में हैं। सर हो सकता है वो दब गया हो कोई बटन, इसलिए कम हो गई होगी शायद। आप सुन पा रहे हैं सर? शर्मा सर, हेलो? अनम्यूट। सर म्यूट तो नहीं होगा कहीं शर्मा सर? हेलो? मैं तो इधर से मैंने पूरा वॉल्यूम अपना खोला हुआ है, सडनली अब पता नहीं सर, हम तो सुन पा ये रहे हैं आपको, हम सुन रहे हैं आपको, हम आपकी बात सुन पा रहे हैं सर। अब आप बोलिए, अब आ आप रही है बोलिए आवाज? बोलिए, आप तो जी आ जी रही जी, सर, आ आ रही है। रही आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। अच्छा सर, मैं ये कह रहा था कि एनएसडी में जो थिएटर एंड एजुकेशन पर काम हो रहा है उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइएगा सर। एनएसडी में जो थिएटर किसके ऊपर? थिएटर थिएटर एंड एंड एजुकेशन एजुकेशन पर जो टाई। काम हो रहा है, टाई टीआई के टाई के साथ बारे में, थिएटर इन TI। एजुकेशन में जो काम हो रहा है, देखिए जी वो अगर हम बात करते तो 90s में ये रंग संस्कार टोली की स्थापना की गई थी। उसके पीछे मकसद ही यही था कि हम बच्चों के लिए, बड़े लोग बच्चों के लिए परफॉर्म करें, और ऐसी कहानियां, ऐसा विकल्प और ऐसी नाटकों को चयन किया जाता रहा है, या ऐसे नाटकों को इजाद किया गया है, चाहे हम उसको डिवाइस या इम्प्रोवाइज स्क्रिप्ट कहें या इम्प्रोवाइज नाटक की बात करें, जो बच्चों के विषय से बच्चों के लिए हो और बड़े लोग बच्चे के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। आपको बताएं, कम से कम कुछ नहीं तो साल के अंदर कम से कम कुछ नहीं तो 3000 हम प्रदर्शन जो हैं वो बच्चों के लिए करते हैं, और अलग अलग स्कूलों में जाकर के, अलग अलग रीजन में जाके कार्यशालाएं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंग संस्कार टोली जो है वो आयोजित करती है। टीचर्स ट्रेनिंग के वो वर्कशॉप आयोजित करती है। उसमें हम उन्हीं लोगों को कॉल करते हैं टीचर्स ट्रेनिंग में, जो लोग ऑलरेडी उस विधा में काम कर रहे हैं अपने अपने स्कूलों में। तो हम उन्हीं लोगों को, ताकि वो और ज्यादा जो उन्होंने सीखा है, जो वो काम कर रहे हैं, अपने काम को और ज्यादा शार्पन कर सके, अपने काम को और ज्यादा निखार सके, और ज्यादा बेहतर बना सके। और वो किस तरह से जो आधुनिक टेक्नोलॉजी आ रही है, आधुनिकता का दौर है, किस तरह से, और जो जो रंग संस्कार टोली खोजती है, जो डिवाइस वो इस्तेमाल करती है, उन सारी चीजों को रंग संस्कार टोली जो है उन टीचर्स के पास पहुंचाती है। बहुत सारे टीचर्स के लिए, जैसे नॉर्थ ईस्ट में हम हर साल 2-3 वर्कशॉप, 4 वर्कशॉप आयोजित करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ टीचर्स ट्रेनिंग की हम बात करते हैं, और उन्हीं लोगों को उसमें शामिल करते हैं जो ऑलरेडी इस विधा में काम कर रहे हैं। और दिल्ली में, दिल्ली के आसपास जाकर के एनसीआर वगैरह में जो नाटक रंग संस्कार टोली ने बच्चों के लिए तैयार किया होता है, और नेचुरली वो शिक्षा से ही संबंधित होता है, उन नाटकों को ले जाकर के स्कूल्स में प्रदर्शित करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम अपने प्रदर्शन अपने ही कैंपस में आयोजित करते हैं, और इस अलग अलग स्कूल के बच्चे अलग अलग दिनों में बसों में भर के वहां आते हैं और उन नाटकों को वो
देखते हैं। और साथ ही हम साल में एक फेस्टिवल भी उनके लिए आयोजित करते हैं बाल रंगमंच के नाम से, बाल संगम के नाम से। तो इस तरह से रंग संस्कार टोली मुख्य रूप से हम जो हमारे कलाकार हैं, जो रंग संस्कार टोली के कलाकार हैं, वो अलग अलग विद्यालयों में, अलग अलग स्कूलों में डिमांड के हिसाब से, अगर कोई स्कूल डिमांड करता है तो वहां जाकर के भी वो काम करते हैं और प्रशिक्षित करते हैं। तो रंग संस्कार टोली का ये काम है। बड़े लोग बच्चों के लिए परफॉर्म करते हैं और उनके जितने भी नाटक होते हैं वो एजुकेशन से ही रिलेटेड। जी, हमारे एक दर्शक है सर, मनोहर चमोली मनु, वो पूछ रहे हैं कि उत्तराखंड में एनएसडी की ब्रांच क्यों नहीं खुल रही है? यूपी में तो भारतीय हिंदी नाट्य अकादमी है, उत्तराखंड में कुछ भी नहीं है। देखिए, मैं ये बात कहता हूं कि हर प्रदेश में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ब्रांच की क्यों बात करी जाए? ब्रांच क्या मतलब है? ब्रांच क्यों? शाखा क्यों? मूल तना क्यों नहीं? मूल पेड़ क्यों नहीं? ब्रांच तो लचीली होती है, टूट भी सकती है। ब्रांच तो ब्रांच है, तो मेन पेड़ क्यों नहीं? देखिए हर प्रदेश की, आप जो अभी एक सवाल आया था कि किस भाषा में ट्रेनिंग, मैं ये कहता हूं कि हर प्रदेश के सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने प्रदेश के युवाओं को अपने प्रदेश में रोकने की क्षमता पैदा करें। वो दूसरों के ऊपर निर्भर क्यों रहें, या दूसरे प्रदेशों के ऊपर निर्भर वो क्यों रहें? उनके प्रदेश में क्यों नहीं ड्रामा स्कूल होना चाहिए? आप उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, आपको अपने प्रदेश का इतिहास पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में अल्मोड़ा में कई साल पहले, जब उत्तराखंड भी नहीं बना था, तब वहां पे रंगमंडल, सरकारी रंगमंडल हुआ करता था भारतेंदु नाट्य अकेडमी का। जैसे भातखंडे संगीत महाविद्यालय था, वैसे ही भारतेंदु नाट्य अकेडमी का रंगमंडल वहां पे था। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं कि जब बाढ़ ही खेत को खा जाए तो किसान क्या करेगा भाई, है? तो आप इस बात की डिमांड आप अपने प्रदेश सरकार से कहिए, वो ज्यादा सशक्त होगा, क्योंकि उस प्रदेश के लोगों का जो ट्रेनिंग है उसकी आवश्यकता कुछ और है। आप कार्बन कॉपी की डिमांड क्यों करते हैं, जिसपे सिर्फ इंप्रेशन आएगा और कुछ दिनों के बाद वो जो है वो क्या बोलते हैं, वो फेड हो जाएगा। तो आप अपने प्रदेश में गौरव प्राप्त कीजिए। दिल्ली में आकर के या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का ठप्पा आज की तारीख में वो नहीं, आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ जो है आपका काम इंपॉर्टेंट होता है। आप कहीं से भी उठ करके चले आए, अगर आपके काम में, आप अपने काम में दक्ष हैं, आपके काम में अगर क्वालिटी है, तो आपको हर कोई पूछेगा, हर जगह आपकी जगह बनेगी, किसी भी प्रदेश में आप चले जाएं। लेकिन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में इस बात का, ब्रांच का, आप ये बताइए, ब्रांच का मतलब है कि एक सेंटर। तो जो आईआईटी दिल्ली है, या जो आईआईटी रुड़की, या आपका आईआईटी खड़गपुर जो सबसे पहले बना था, तो क्या दिल्ली, रुड़की ये सब ब्रांचेस हैं क्या? अपने आप में पूरे के पूरे इंस्टीट्यूट हैं। तो आप ब्रांच की क्यों बात करते हैं? आप अपने सरकार से, प्रदेश सरकार से बोलिए, डिमांड कीजिए, और वहां पे ये सारी संभावनाएं हैं। ये सारी संभावनाएं वहां पे हैं और बहुत पहले इस पे काम शुरू हुआ था, जमीन भी है, सब कुछ है। मैं बोलना नहीं चाहता हूं। अगर आप अपने प्रदेश के स्थितियों को खंगालेंगे और अपने बड़े सीनियर लोगों से बातचीत करेंगे, उनके साथ संवाद कायम करेंगे, तो आपको सारी हकीकत पता चल जाएगी। और वहां पे मैं खुद कहता हूं कि हर प्रदेश का अपना नाट्य विद्यालय होना चाहिए, हर प्रदेश का अपना अपने प्रदेश का राज्य का रंगमंडल होना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद सर। हमारे एक और दर्शक महाराष्ट्र से सतीश सालुंके हैं,
वो पूछ रहे हैं कि ब्रेख्त या स्टानिस्लावस्की के अभिनय शास्त्र के आगे भी कुछ और है क्या? देखिए क्या है, हम वही बात कहते हैं ना कि स्टेनिस्लावस्की से बहुत आगे जो हमारा प्राचीनतम दुनिया का सबसे जो प्राचीन सिद्धांत है, भारतीय नाट्य परंपरा का जो सिद्धांत है, भारतीय शास्त्रीय नाट्य परंपरा का जो सिद्धांत है, वो स्टेनिस्लावस्की के आगे की बात करता है। देखिए, स्टेनिस्लावस्की का नाम आप जब भी लेते हैं तो आप मेथड एक्टिंग की बात करते हैं, आप रियलिस्टिक एक्टिंग की बात करते हैं, लेकिन हमारे नाट्य शास्त्र में स्टेनिस्लावस्की से भी आगे की बात की गई है, जो कि 3000 साल से भी पुराने की बात हम करते हैं, जिसमें स्टेनिस्लावस्की कहता है कि आप वैसा महसूस करो, एक भ्रम पैदा करो। और नाट्य शास्त्र क्या कहता है? पर काया प्रवेश की बात करता है। अभिनय या अभिनेता को एक योगी की दर्जा दिया गया है, एक ऋषि का दर्जा दिया गया है, एक जो तपस्या करने वाला ऋषि और महर्षि है, उसका दर्जा दिया गया है। तो वो हमारे यहाँ कहा जाता है पर काया प्रवेश, कुडियाट्टम भ्रम पैदा करने की बात करते हैं। तो यानी अभी जो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, हम अपनी चीजों को छोड़ करके हमने, क्योंकि वो बहुत कैप्सूल है, स्टेनिस्लावस्की सिस्टम एक कैप्सूल है रियलिस्टिक एक्टिंग या मेथड एक्टिंग को समझने की, और नाट्य शास्त्र उससे आगे की बात करता है, जो कि उससे प्राचीन सिद्धांत है, लेकिन वो विस्तृत है, बड़ा है। हम उसको जानने की बात नहीं करते, उसको समझने की बात नहीं करते। जब पर काया प्रवेश इंपॉर्टेंट है, एक साधक है, आप अपने को बिल्कुल काया रहित कर देते हैं, आप अपनी आत्मा को खत्म कर देते हैं, अपने शरीर में दूसरे की आत्मा का प्रवेश कराते हैं, ये ज्यादा पावरफुल है या भ्रम पैदा करना पावरफुल है? हम भ्रम यहां पे भी पैदा करते हैं, लेकिन कितना सात्विक हमारा सिद्धांत है। अभिनय उसमें एक जो अगर नाट्य शास्त्र परंपरा के हिसाब से बात करें तो सात्विक अभिनय के बारे में बात की गई है, जिसको आप लोग रियलिस्टिक एक्टिंग की बात स्टेनिस्लावस्की से लेके कहते हैं, या मायरहोल्ड से लेकर के कहते हैं, या स्लैडलर से लेकर के कहते हैं, माइकल चेकॉफ से लेके कहते हैं, क्योंकि ये कैप्सूल है, शॉर्ट उसमें है। अरे नाट्य शास्त्र को पढ़िए, और खास करके पूरा नहीं पढ़ सकते तो जो अभिनय का जो चैप्टर है उनको पढ़ डालिए, तो देखिए कितना कुछ मिलेगा। नाट्य शास्त्र के मुताबिक हमारे यहाँ अभिनेता को एक जल के रूप में कहा गया है। अभिनेता एक जल है, जल के समान है, उसको जिस पात्र में डाल दो वो उसका आकार ले लेता है। पात्र समझते हैं? पात्र हमारे यहाँ बर्तन को कहते हैं, पात्र। और आगे पर आप नाटक की स्क्रिप्ट उठाएं तो देखिए पात्र परिचय है, तो पात्र जो है हमारे उसमें प्राचीन, तो उसमें बर्तन को कहते हैं। अगर पानी को कटोरी में डालो तो कटोरी का आकार लेता है, गिलास में डालो तो गिलास का आकार लेता है, चम्मच में डालो तो चम्मच का आकार लेता है। तो अभिनेता वो है, नाट्य शास्त्र में अभिनेता को इस तरह परिभाषित किया गया है। ठीक है, क्या बात है सर, मेरे ख्याल से बहुत हो गया। रजनीकांत शुक्ला जी कह रहे हैं सर कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के मासिक कार्यक्रम में अतिथि के रूप में बच्चों के नाटककारों को भी आप आमंत्रित करें। क्या चीज? मासिक कार्यक्रम में बच्चों के नाटककारों को भी आमंत्रित किया जाए। बच्चों के जो नाटककार हैं उनको भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। बच्चों के नाटककार मेरे ख्याल से आपकी आवाज पता नहीं क्यों इतनी कम क्यों आ रही है। रजनीकांत जी कह रहे हैं कि जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के कार्यक्रम है, मासिक कार्यक्रम, उसमें आप बच्चों को लिए नाटक लिखते हैं, उनको भी आमंत्रित करें। उनको भी आमंत्रित करें, इनवाइट करें। हाँ, तो वो तो देखिए क्या होता है कि अगर हम बच्चों के जो नाटककार हैं, कई बार हम आमंत्रित भी करते हैं। बहुत बार ऐसी विधाएं हैं कि हमने नाटककार को बुला करके वहीं पे बिठाया, और जो हम सोच रहे हैं या जो इम्प्रोवाइजेशन में निकल के आ रहा है, जिस थॉट को लेकर के हम काम कर रहे हैं, वो बैठ करके लिखवाया भी गया है।
लेकिन ये अच्छा सुझाव है कि जो बाल रंगकर में जो लोग काम कर रहे हैं, बाल बच्चों के लिए जो लोग लिख रहे हैं, चाहे वो नाटककार हैं चाहे कहानियां, क्योंकि वैसे भी बहुत कम लोग जो है बच्चों के लिए बहुत कम लोग बच्चों के लिए लिख पाते हैं। बहुत कम लोग बहुत कम लोग हैं जो बच्चों के लिए लिख रहे हैं, बहुत ही कम। तो ये एक अच्छा प्रयास हो सकता है, ये आपका अच्छा सुझाव है, हम इस पे जरूर ध्यान देते हैं कि नहीं ये आया है सुझाव और वाकई होना चाहिए कि जैसे हम अभी हमने एक 3 महीने की कार्यशाला नाट्य लेखन के ऊपर पूना में की है। अभी एक हमने ऑनलाइन एक 15 दिन की नाट्य लेखन की कार्यशाला की है, लेकिन वो बड़ों के लिए की है। लेकिन ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि हमें एक बच्चों के लिए या बच्चों के जो नाटककार हैं जो बच्चों के लिए लिख रहे हैं उनके साथ भी हमें काम करने की आवश्यकता है। प्रोफेसर शर्मा जी, हेलो, हाँ प्रोफेसर साहब सुन रहे हैं आप मेरे को? जी जी। इस कार्यक्रम को हमारे बहुत से शिक्षक साथी भी देख रहे हैं, तो हम चाहते थे कि आप 3 या 4 मंत्र उनको देते कि जिससे कि हम अपने शिक्षण कार्यक्रम को और बेहतर बना सके नाट्य कला के या रंगमंची विधाओं से। 3 या 4 मंत्र। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि समेटना चाहता हूं इसको कि देखिए क्या है कि हमने नाटक को बहुत ही सतही तौर पे लिया हुआ है। मैं माफी के साथ ये बात कहता हूँ, हर किसी को ये लगता है कि मैं नाटक कर सकता हूँ, हर किसी को ये लगता है मैं अभिनय कर सकता हूँ। ये ऐसा नहीं है। मैं क्या बोलूं, मैं माफी चाहता हूँ इस बात को कहते हुए कि अध्यापकों को अपने विषय के अलावा भी दूसरी चीजें पढ़नी चाहिए। ये सिर्फ अपने ही विषय तक की सीमित नहीं रहना चाहिए, दूसरी भी चीजें पढ़नी चाहिए, दूसरी भी चीजें देखनी चाहिए। और एक शिक्षक जिस तरह से एक कलाकार कभी परिपूर्ण नहीं होता, संपूर्ण नहीं होता है, और वो शिक्षक एक गुरु भी जो है ना, वो शिक्षा तो बांटता है, शिक्षा तो लोगों को देता है, लेकिन खुद भी शिक्षित होता रहता है, खुद भी शिक्षित होता रहता है। तो ये जो सीखने, सिखाने, पढ़ने, पढ़ाने की जो कला है ना, ये ताउम्र जारी रहनी चाहिए, ताउम्र रहती। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिस पल हमारी सरकारी नौकरी लग जाती है, उस पल हम इतना रिलैक्स हो जाते हैं कि हमें ना पढ़ने की जरूरत रहती है, ना अपने को अपडेट करने की जरूरत रहती है। एक पढ़ाना एक कला है। आप ये मत सोचिए कि मतलब ब्लैक बोर्ड पे आपने चौक पकड़ लिया, या आजकल जो मॉडर्न ब्लैक बोर्ड आ चुके हैं लैपटॉप के जरिए आप वो कर रहे हैं। पढ़ाना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। आपको पता है, आप पढ़ा तो रहे, 40 स्टूडेंट बैठे हैं, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं कि कब घंटी बजे और कब ये पीरियड खत्म हो। आपको, एक टीचर को इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमारी क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं या बोर हो रहे हैं। आपको ये जानना आना चाहिए। अगर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, बच्चे बोर हो रहे हैं, आपके क्लास के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको अपना विश्लेषण करना चाहिए। आप असक्षम हैं अपने विषय को पढ़ाने में। मैं बहुत माफी के साथ ये बात कह रहा हूं। और क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि आज का समय बदल चुका है। एनर्जी लेवल आपका क्या है, आपकी वॉइस की क्वालिटी क्या है, आप किस तरह से एज ए टीचर अपने आप को क्लासरूम में प्रेजेंट कर रहे हैं। आप घर की प्रॉब्लम घर में रखिए। आप उन प्रॉब्लम्स को लेके क्लास में लेके आते हैं, घर में कुछ होता है आप बच्चों के साथ रिएक्ट करते हैं। और आप, ठीक है, आप बहुत पढ़ गए, आपने अपने विषय में आपने मास्टरी हासिल कर ली, लेकिन आप संपूर्ण नहीं हैं, उसके आगे भी बहुत कुछ है। तो ये चीजें मैंने, मतलब खास करके सरकारी मास्टरों की मैं बात करूं तो सरकारी मास्टरों में ये आ चुकी होती है कि क्लास भी ऐसे देखते हैं कि यार चलो ठीक है क्लास है, हो के आते हैं। आप बच्चों के लिए समय दीजिए, बच्चों के साथ एक दोस्त बनिए,
ताकि वो आपके साथ चीजें शेयर कर सके। नाटककार या रंगकर्म क्यों इतना सशक्त रहता है? क्योंकि हम वहां एक्टर डायरेक्टर या अपने विद्यालय में, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में हम टीचर और स्टूडेंट नहीं है। टीचर और स्टूडेंट्स के साथ हम उनके पेरेंट्स भी हैं, उनके दोस्त भी हैं, उनके हम उम्र भी हैं, लेकिन फिर भी एक ट्रांसपेरेंट वॉल हमारे बीच में है, एक पारदर्शी दीवार हमारे बीच में है। तो स्टूडेंट्स को दोस्त बनाइए, उनके साथ संवाद कायम कीजिए। खाली समय है वो खाली उनके पास खाली समय, उनके साथ आप टाइम जाया कीजिए, उनके साथ आप डिस्कस कीजिए, उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश कीजिए। उनसे बात जब करेंगे तो देखिए जो बात वो अपने माँ बाप से नहीं करते हैं वो आपसे करना शुरू कर देंगे। जो शेयरिंग वो अपने घर में नहीं करते हैं, अपने पेरेंट्स से नहीं करते हैं, वो आपके साथ करना शुरू करेंगे और फिर वो आपकी क्लास का और आपका इंतजार करेंगे हमेशा। मुझे आपके वो बोर नहीं होंगे। तो ये चीजें। और दूसरी चीज क्या है, अपने पढ़ाने की कला को थोड़ा सा विकसित कीजिए। अब वो जो बच्चे जो आ रहे हैं ना, ये सब मोबाइल वाले हैं और ये वाले बच्चे हैं, सब इंटरनेट वाले बच्चे हैं, तो इनको एनर्जी लेवल चाहिए। ये देखते नहीं ये गेम किस तरह से खेलते हैं, और जब गेम खेलते हैं अपने मोबाइल के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर, तो इनकी बॉडी लाइन आप देखिए क्या होती है, कैसे तन करके बैठते हैं, कैसे एक्शन, कैसे रिएक्शन होता है। तो वो क्लासरूम में आपके पढ़ाने का अंदाज वो होना चाहिए कि आपके क्लास का बच्चा जो है एकदम सीधे होकर के बैठे। आपको अपना एनर्जी लेवल थ्रो करना होगा, फेंकना होगा, शब्दों के माध्यम से या जिस भी तरीके से। जो आप अपनी टीचिंग बहुत बड़ी कला है, हर आदमी नहीं पढ़ा सकता है। बहुत ज्ञानी लोग होते हैं, लेकिन उन ज्ञानी लोगों को बोलिए कि जरा क्लास ले लीजिए तो क्लास नहीं ले पाते। ज्ञान उनके पास अपरंपार होता है। तो टीचिंग एक कला है, उस कला को विकसित करना होगा और बदलते परिवेश में उसको भी बदलना होगा। जी सर। जी। आपके कहने के अंदाज से मनोहर सिंह जी की याद आ गई आज। आपकी बातचीत के लहजे में मनोहर सिंह जी का छवि आती है। जी सर एक और बात मैं ये कहना चाह रहा था कि एक तो हमारे मुझे लगता है कि समापन किया जाए। जी आखिरी एक सवाल ले रहा हूँ सर, उसके बाद समापन की ओर बढ़ते हैं। स्वर्ण राव जी, एक तो आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने इस बार भारंगम का एक चैप्टर देहरादून में रखा होता है। अरे नहीं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम इस बहाने कुछ बातचीत हो पाई और बहुत ही मुक्त रूप से, बहुत ही खुलेपन से ये बातचीत हुई है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की बातचीत, और मैं माफी चाहता हूं अगर मैंने कहीं पे कुछ अपने जो अध्यापक मित्र हैं और उनके साथ मतलब, लेकिन मैं क्योंकि बहुत जगह मैं जाता हूं बच्चों के साथ, मैं बहुत मतलब टीचिंग के लेवल पे नहीं, वैसे भी बहुत ज्यादा इंटरेक्शन करता हूं, गांव के बच्चे हों या शहर के बच्चे हों। तो मुझे लगता है कि ये इस बदलते परिवेश में हमें थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, थोड़ा सा अपने आप को भी बदलने की जरूरत है। जो एक कन्वेंशनल जो टीचिंग है उसको कहीं ना कहीं अब आप देखिए ना, ब्रेक हो ही रहा है ना, ऑनलाइन सारी चीजें चल रही हैं, सारी चीजें, क्लास आजकल बच्चों की ऑनलाइन चल रही है। तो इवन डांस की और म्यूजिक की क्लास ऑनलाइन चल रही है, जिसको कभी हम समझ नहीं पाते थे कि इस तरह की भी क्लास कभी हो सकती है। तो चलिए, बहुत आप सभी लोगों का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं, और हमारे यही ये है कि आप लोग स्वस्थ रहें। हाँ बोलिए कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि स्वर्ण राव जी आपको धन्यवाद बोल रहे थे भारंगम का चैप्टर देहरादून में कराने के लिए। और हमारे एक और शिक्षक मनोहर चमोली आपसे पूछ रहे हैं कि क्या उत्तराखंड के शिक्षकों के लिए रंगमंच की या लेखन की कोई कार्यशाला आयोजित की जा सकती है एनएसडी की ओर से? मनोहर जी क्या पूछ रहे हैं? वो पूछ रहे हैं सर कि क्या एनएसडी की ओर से उत्तराखंड के शिक्षकों के लिए कोई कार्यशाला का आयोजन किया जा सकता है? देखिए, जब तक कि बच्चा रोता नहीं है, माँ दूध नहीं पिलाती है। शिक्षा विभाग कहेगा। हाँ जी, हाँ जरा। और वैसे एक चीज मैं बताऊं कि
उत्तराखंड में, उत्तरकाशी में, खास करके सिर्फ उत्तरकाशी भी क्यों, जो स्वर्ण रावत हैं और उनका भाई सुभाष जो है, ये लोग बहुत सक्षम लोग हैं। लेकिन वही है, आपके शिरीष डोभाल जी हैं वहां पे, मंजूर आलम साहब हैं, आपके ये क्या नाम है अपने सबसे पुराने जहूर आलम साहब हैं, इतने सारे उत्तराखंड में, तो मतलब पता नहीं इस धरती को क्या हो रहा है। ये हमारे लिए तो एक वो होती थी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए कि नैनीताल जैसे जगह से या उत्तराखंड जैसे इतने छोटे उससे सबसे ज्यादा स्नातक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय उस प्रदेश के लोग रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों, क्या ऐसा। तो देखिए, स्वर्ण रावत हैं, सुभाष हैं, शिरीष डोभाल हैं, इस तरह के जहूर भाई हैं, इस तरह का अभी उनका मंजूर का बेटा गया हुआ है, इस तरह के बहुत सारे लोग भारतीय नाट्य अकेडमी से प्रशिक्षित होकर के वहां गए। उनको हम कम क्यों आंकते हैं? उनको हम क्यों सोचते हैं कि ये भारतीय नाट्य अकेडमी के, ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने प्रदेश के लोगों को अगर इज्जत नहीं देंगे तो दूसरे प्रदेश के लोग उनको क्यों देंगे? पहले आप अपने प्रदेश के लोगों को अपनाइए, ये हम उनको हे दृष्टि से क्यों देखें? तो आपके पास सक्षम लोग हैं, आप उनको रेस्पेक्ट दीजिए, आप उनसे एक बार उनके साथ काम तो कीजिए। ये जरूरी है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का कोई दूसरे प्रदेश का स्नातक आए, वो स्वर्ण रावत और इनसे बेहतर काम करे? अरे आपने इन लोगों को कभी प्लेटफॉर्म दिया है? आप देखे तो देखिए, अपने प्रदेश के लोग हैं, उनको भी अपने प्रदेश में काम करते हुए अच्छा लगेगा। तो ये है। बहुत अच्छे सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं आपका काफी समय लिया सर। मैं कुछ लाइनों के साथ आपको विदा करना चाहता हूँ कि प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, और मिलने मिलाने का वादा करो, आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, और जा रहे हो तो आने का वादा करो सर। बिल्कुल बिल्कुल, आप जब भी कभी आप हमें आवाज देंगे, मैं दौड़ा चला आऊंगा, ठीक है? आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और बस इस समय में आप लोग सुरक्षित रहें, अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद, शुभ रात्रि। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने हमें समय दिया। हम आपके आभारी हैं। और द टीचर शो की ओर से हम फिर से सर का आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा सुनने में दिक्कत आ रही थी उनके फोन पर। और बहुत अच्छा सेशन है सर। जोशी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छे आप सेशन को आज जो है बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया। हेमंत बिस्ट सर का बहुत धन्यवाद कि वो, उनका तो आशीर्वाद रहता है हमारे साथ। और कल हमारे साथ एक नए मेहमान होंगे शाम को 7 बजे, हम उनके साथ जुड़ेंगे। लेकिन मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, आप सबके आशीर्वाद सबसे, आप सबके सहयोग से ये गोल्डन जुबली एपिसोड हमारा जो 50वां एपिसोड था, बहुत बढ़िया रहा, ये बहुत ही शानदार रहा और इतना बहुत ही सुंदर। विशेष रूप से तो मुकेश गोलगोला जी और आपको बधाई यार। नहीं भाई, आप जस्ट टीम स्पिरिट, बट ठीक है, जो कंसीव करता है वो। मैं कह रहा हूँ सर, आज तो इतने अच्छे सवाल जवाब कि मन बिल्कुल तृप्त हो गया। हाँ, मतलब कोई ऐसा कोई वो नहीं था दिखाने वाला, लेकिन बस थिएटर दे, ये देखिए इतना सुंदर, बहुत अच्छा रहा, बहुत सुंदर। और बहुत सारे सवाल आए थे सर, हम ले नहीं पाए क्योंकि इतना समय नहीं था। लगातार सवालों की बरसात आज हो रही थी। तो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हम कुछ वीडियो भी दिखाना चाहते थे, लेकिन नेटवर्क के कारण नहीं दिखा पाए। जोशी सर, आप आज के इस गोल्डन जुबली एपिसोड के बारे में सर आपका क्या आकलन है? सर, मैं तो आपने जो इज्जत बख्शी है उसके लिए मैं आपके प्रति नतमस्तक हूं। धन्यवाद बहुत बहुत आपको। बधाई सर। आप अरे नहीं सर, आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो ज्ञान है सर, वो हमारे लिए एक अमूल्य निधि है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब मैंने आपसे शुरू में कहा कि जस्ट ए टीम स्पिरिट, मैंने ये सीखा है। व्हेन यू आर पेड योर इनिंग्स और नए लोग आए तो एक जो शख्सियत है उसको पीछे हटके दूसरे को बढ़ावा देना चाहिए। तो आप अब लीड कर रहे हैं, हम आपके साथ साथ हैं, बस ये बहुत बड़ी बात है। आप पावर हाउस है सर अभी भी? नहीं, पावर हाउस नहीं है सर, पावर हाउस नहीं है, लेकिन ठीक है, अच्छा रहा। बड़ी अच्छी बातें की उन्होंने, बहुत अच्छी बातें की। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ मुकेश जी कि एनसीईआरटी से भी
कोई हम जोड़ लें जी, किसी को, ताकि थोड़ा सा उससे समग्रता मिले। ये बहुत अच्छी बात रही कि हमारा थोड़ा सा उससे हटे और अपने प्रोग्राम में अपने एक नया चैप्टर जोड़ा है। तो ऐसे अलग अलग जी विधाओं के अलग अलग लोगों को लेके आएंगे तो हमारे टीचर बहुत लाभान्वित होंगे, बहुत लाभान्वित होंगे। और आज सबसे हालांकि बढ़िया इनसे रहा बहुत कि उन्होंने शिक्षा के संदर्भ में ही बात की। हाँ हाँ हाँ, का हालांकि शिक्षा के जो भट्टी के संदर्भ थे, बहुत बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उनके हम एनएससी में कैसे एडमिशन मिल सकता है, क्या प्रक्रिया होती है, कैसा है क्या है। क्योंकि वो कह तो रहे थे कि स्वर्ण रावत जी को बुलाओ, ये बुलाओ, लेकिन जैसे एनएसडी का नाम आता है ना, लोग बागों का अपना अंदाज बदल जाता है। मैंने स्वर्ण रावत जी का काम देखा है, मतलब जी अमेजिंग काम। लेकिन वो जैसे जी वो कह रहे थे कि भाई इनको बुलाइए, जहूर आलम साहब को बुलाइए, इनको बुलाइए, तो वो जी बुलाने के बाद वो लगता है यार एनएसडी से कोई आया था, वो भी तो एनएसडी पास आउट है, वो भी थिएटर के आदमी है, काम किया है, उनका भी उतना ही अनुभव है। एनएसडी से आप किसी सर नौसिखी को स्वर्ण बुलाएंगे, इससे अच्छे तो कहीं ज्यादा स्वर्ण या जहूर या और लोग काम करें। शीश डोभाल जी को बुलाइए एक दिन, उनका अनुभव। मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ सर, सर जी ऑफ द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ऑन द रिकॉर्ड नहीं कह रहा हूँ, कि एनएसडी वाले अगर कुछ दिन हमारे साथ गुजार लेंगे हमारे विभाग में, तो हाँ। उनके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा सर। किसके अंदर? एनएसडी वालों के अंदर। उनको नहीं चलिए पता कि भगवान जी, हमारे यहाँ कितने बड़े ड्रामे हो चुके हैं, कितने बड़े नहीं ड्रामे। नहीं, ये आपका ऑफ द रिकॉर्ड जो होता है ना, बड़ा डेंजरस होता है यार। ये ऑफ द रिकॉर्ड बाद में क्या करिए आप, ये तो आप किसी की नौकरी गंवाओगे यार। स्वर्ण रावत जी सर कह रहे हैं कि सभी सार्थक बातचीत के लिए आप सबका शुक्रिया। रावत सर आपका भी बहुत नहीं, बहुत उनका भी शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सर रजनीकांत शुक्ल जी का सजेशन एक्सेप्ट हो गया। रजनीकांत जी, अब थोड़ा सा उसको फॉलो अप कर लेंगे। दिल्ली में आप हैं, दिल्ली में कभी एनएसजी से मिल लीजिए। सुरेश शर्मा जी बड़े सहज हृदय आदमी है। हाँ ठीक है, ठीक है, हम जा रहे हैं। सर ऐसा है, क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन जो है कल लेंगे, चारों क्वेश्चन, उसके आंसर भी मैं लिख दूंगा थोड़े थोड़े। कल वो सजेशन जी का वो अच्छा था कि वो क्योंकि मेरे लंबे लंबे आंसर होते हैं, उसको पॉइंट्स में लिख दूंगा तो आसान हो जाएगा उत्तर देना। और कलम आपके आने से हमें ऊर्जा मिल जाती है। और अरे तो लेकिन आज बड़ी सार्थक बात हुई सर, बहुत अच्छा। सफेद वालों की महिमा ही कुछ और होती है सर, उनका जी बस। मतलब मैं बाल में मेहंदी लगाना बंद कर दूं क्या? आपने डाई कर रखे हैं यार, आपने डाई किया है। मेहंदी लगाना बंद कर दूं, मतलब अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं बालों में मेहंदी लगाना बंद कर देता हूँ। हाँ बंद करिए, तभी सफेद बाल आएंगे। हेमंता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि जो उन्होंने कहा सुरेश शर्मा जी इसके संदर्भ में, कि जिनके भी उन्होंने नाम लिए, चाहे वो स्वर्ण रावत जी हों, उनके भाई सुभाष रावत जी हों, या जहूर आलम साहब हों, या हेमंता हो, या श्री डोभाल जी हों, एहसान हो, तो इनको हमने जब भी बुलाया सर अपने कार्यक्रम में, और इन्होंने हमेशा जो है बढ़ चढ़ के हमें सहयोग किया, और हमेशा जो है आए और वो अभी भी आए हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आगे भी उनका सहयोग, उनका आशीर्वाद साथ लेते रहें। ऐसे ना बीच में हफ्ते 10 दिन में ऐसे लोगों को बुला लेना चाहिए, ताकि एनर्जी आ जाती है। देखो सारे जितने भी श्रोता थे, दर्शकगण थे, हम थे, आप थे, सब उत्साहित थे। वो ठीक है, उनके पास अपना इंडिविजुअल दिखाने के लिए आर्ट पीस नहीं है कोई भी नहीं, लेकिन अनुभव जो है ना उनका, उनकी जो बातें, उनकी जो राय, उनका परामर्श जो है अमेजिंग होता है। वो बहुत काम आता है। तो पात्र बड़ा मिले, उनको किसी दिन ऐसे पात्र बड़ा मिले या लघु मिले, पानी का स्वभाव एक जैसा रहता है, युग बदले लेकिन रहा पानी का एक स्वभाव। तो पानी बनिए, बिल्कुल और चलते रहिए, ठीक है। बाकी प्रोफेसर जी से बोलते हैं। हेमंता समापन करिए सर। आज लगातार 50 एपिसोड सर हम रहे, और बहुगुणा जी लगातार बने रहे। 1-2 दिन बहुगुणा जी नहीं थे, लेकिन जोशी सर का आशीर्वाद हमेशा बना रहा। अरे नहीं सर, देखिए सुनील गावस्कर जी का एक रिकॉर्ड था। सुनील गावस्कर जी ने सिर्फ 36 या 23 रन बनाए थे, लेकिन एज ए ओपनिंग बैट्समैन गए थे और अंत तक आउट नहीं हुए थे। आप ओपनिंग बैट्समैन वर्ल्ड कप का मैच था सर। जी वर्ल्ड कप का जिसका भी था, वो मतलब अमेजिंग रिकॉर्ड था यार, वो पूरे। लेकिन सर आप सुनील गावस्कर आप ही हैं सर।
नहीं 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 ना भैया, हम तो मैंने तो आपसे जी मैंने शुरू में ही कहा था चने के झाड़ पे मत चढ़ाइए, मैं चढ़ता नहीं हूँ चने के झाड़ पे, ना सर, ठीक है ना। नहीं सर, वो तो आपकी वजह से बहुत कुछ सीखा, पहले भी सीखने नहीं को नहीं मिलता और मिलता ऐसा कुछ रहेगा नहीं, ऐसा सर आपकी। ऐसा कुछ नहीं, बस ठीक है, हम जुड़ते रहे, सहभाग होता रहे। ये और आपका जोशी सर, आशीर्वाद हम कल के लोगों जो को मेहमान मिलता है रहेगा। सर, कल के कल जो मेहमान है उनके बारे में थोड़ा बता दीजिए सर दर्शकों को। प्रभुदत्त मिश्र जी बहुत अच्छे संगीत के विशेषज्ञ हैं, और जी उन्होंने कई विषयों पे काम किया है, और काफी जी महाराष्ट्र का जो संगीत है उसके पे उनको काम किया ही किया है। लेकिन हमारे कैंप को गोवा भी ले गए थे, और गोवा में भी उन्होंने टीचर ट्रेन किए। तो अच्छी बातें होंगी उनसे संगीत को लेके, मनोविज्ञान को लेके, कई चीजों को लेके। अच्छे आकर्षक व्यक्तित्व है, और डेडिकेटेड है, बहुत डेडिकेटेड है संगीत के प्रति। तो कुछ जी रचनाएं मराठी संगीत की भी सुनने को मिलेंगी। बहुत मराठी अच्छा संगीत का जी एक बहुत बड़ा, बहुत पवित्र कहना चाहिए गायन होता है पसायदान। जी पसायदान जो है वो क्या होता है और कैसे होता है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो समझाएं हमसे। जी। बिल्कुल ठीक है, सर। अरे तो बहुत सर बहुत अब टाइम हो विदा गया है। विदा हुआ, विदा ओके। लेते हैं। हेमंत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सर आपका भी हाँ बहुत बहुत हेमंता, धन्यवाद। बस मिलते हैं। ये हेमंता जुड़े रहे उनसे यार, बस ये हमारी हमारी हाँ, इच्छा है। हेमंत को छोड़ने वाले नहीं तो है। आते हैं तो हमें भी हेमंत को कॉन्फिडेंस छोड़ने होता है वाले कि नहीं। हाँ वी हैव समबडी टू फॉल अपॉन, है हमारे पास हेमंता है सर करके। आपका राइट, आशीर्वाद। चलिए चलिए सर, ठीक, नमस्कार। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके मिलते हैं फिर ओके, शाम सब को 7 दर्शकों, बजे। नमस्कार, शुभ जी रात्रि। जी जी जी। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों की वजह से भी सर हम लोगों को बहुत एनर्जी मिलती है। बहुत बिल्कुल अच्छे बिल्कुल। दर्शक हमेशा जुड़ते हैं भट्ट जी। ये सब आपका प्रताप है आपका। कौन कहता था कि 50 एपिसोड तक हम लगातार चलेंगे सर, और डेली, ये नहीं कि हफ्ते में आ रहा। तो ये आपकी हिम्मत। और मैं तो हमेशा आपका, जब आप मंच पे आते थे तो मैं बहुत चीजें पहले ही सोचने लगता था कि भट्ट जी का यूटिलाइजेशन कैसा हो, और कोरोना काल में इतना बढ़िया आपका यूटिलाइजेशन हमने किया है भट्ट जी। ये सर आपसे ही सीखा हमने, आपके चेला हूँ सर, आप ही का शिष्य हूँ। आशीर्वाद अरे बनाए रखिएगा बस। बहुत भट्ट जी, गजब है ये आपका जो शो है। 50 एपिसोड तक जी देखिए जी। बिल्कुल निर्विघ्न चला है। और एक से एक दर्शक जो श्रोता आते हैं सर, मैं तो उनके कमेंट पढ़ने में रहता हूँ हमेशा। मतलब इनकी भी हाँ, एनर्जी बहुत आपके अच्छे साथ कमेंट। है, इनका आशीर्वाद भी आपके साथ है। गजब लोग आते हैं बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और बहुत रेगुलर है, और बहुत जेन्युइन सवाल पूछते हैं। ये हम रेगुलर लोग समय की बहुत। कमी के कारण सारे सवाल ले नहीं पाते हैं। ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो और सबको आज जब सर विदा दर्शकों ने लेते हैं अभी। पूछना शुरू किया तो उसके बाद फ्लो आ गया, देखा आपने? दर्शकों के हाँ क्वेश्चन आपने बिल्कुल लिए तो क्या फ्लो आ गया, उसके बाद क्या बात आई। तो मैं बिल्कुल। व्यक्तिगत रूप से कहता हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा। आज कई बातें उन्होंने अपने हिंदी भाषी बेल्ट के लिए नाटक के पात्रों के बिल्कुल विषय में बताया। अद्भुत चीजें थी सर। बहुत अच्छा रहा सर, जी बहुत भट्ट जी, अच्छा रहा। सभी दर्शकों ठीक है को सर, कल प्रणाम। मिलते हैं शाम को 7 बजे। नमस्कार सर, जी धन्यवाद फिर। ठीक सर।